हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जैसे आप कहते हो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई पैकेज नहीं खरीदना है और ना ही किसी प्रकार की कोई फी पे करनी है। और स्टूडेंट्स, आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम देखने जा रहे हैं हमारा जो लास्ट चैप्टर है विज्ञान का, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, उसके बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बड़े ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन को, और यदि कहीं पर कोई डाउट आता है तो सीधे कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, बढ़िया ये चैप्टर है, हलवा ये चैप्टर है, राइट, इंपॉर्टेंट है पर हलवा चैप्टर है। और इसके क्वेश्चंस मतलब कि भैया ऐसा है, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और अब ये 10वीं, हर क्लास में हम इसके जो क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको पढ़ते आ रहे हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों है? तो भैया देखो, विज्ञान में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, बोलो यस सर। पर्यावरण में भी छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा है, बोलो यस सर। और साथ में यदि आप बात करते हो सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस की, सोशल स्टडीज की, राइट, तो वहां पर भी ये जो चैप्टर है भूगोल के अंतर्गत आता ही आता है। क्लियर है? तो सामाजिक मुद्दों पर बेस्ड ये चैप्टर है हमारा, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, बेसिकली दोनों कनेक्टेड है, राइट। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बढ़िया ये चैप्टर है, एक एक चीज को आपको दिमाग के अंदर फिट करना है। ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पहले से फिट है, बस आपको यदि लिखते आ गया तो इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन में आप बिल्कुल गर्दा उड़ा दोगे। बात समझ में आई? पहला एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग कि हमें भैया वन और वन्य जीव जो है उनका संरक्षण क्यों करना चाहिए, बताओ जरा, क्यों करना चाहिए? वन और वन्य जीवों की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो इनका हमें संरक्षण जो है वो क्यों करना चाहिए? देखो सीधी सी बात है, इसके पहले वाले अध्याय में हमने ये पढ़ा था कि जो वन है, वन्य जीव हैं, ये सब खाद्य श्रृंखला के एक भाग हैं। ये हमारी प्रकृति के, वातावरण के बहुत इंपॉर्टेंट तत्व हैं, यानी कि एलिमेंट्स हैं, राइट। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है कि यदि हम इनकी रक्षा नहीं करेंगे, संरक्षण नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे वन और वन्य जीव जो हैं उनका अस्तित्व कैसा आ जाएगा, भाई खतरे में आ जाएगा। और जहां एक बार पेड़ पौधों का, वन का और वन्य जीवों का अस्तित्व खतरे में आया, तो उसके हिसाब से प्रकृति में जो बैलेंस बना हुआ है सभी जीवों की संख्या में, पादपों की संख्या में, राइट, वो बिगड़ जाएगा और उससे फिर हमारा जो अस्तित्व है ना, बात समझ में आ रही है, वो भी खतरे में आ सकता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि भैया यदि वन और वन्य जीवों का हम संरक्षण नहीं करेंगे तो पारिस्थितिक स्थायित्व जो है वो कैसा हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर ऐसा है कि वन ही जीवन है को यदि हम एक थॉट मानते हैं, बात समझ में आ रही है, यदि हम इसको क्या मानते हैं भाई, एक थॉट मानते हैं, एक सिद्धांत मानते हैं यदि, क्लियर, तो बहुत ये अच्छे तरीके से सवाल अपने को दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन अभी कैसा है, लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया, बोलो यस सर। अब यदि यही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में, क्योंकि सवाल तो किधर से भी आ सकता है, राइट, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, फिर आपको बताने पड़ेंगे वन और वन्य जीवों के कौन से लाभ होते हैं, कैसे जो है ये पारिस्थितिक तंत्र जो होता है उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये सारी चीजों को आपको डिस्कस करना पड़ेगा, जिससे आपका आंसर इफेक्टिव भी हो जाएगा और लेंथी भी हो जाएगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। अगला सवाल इससे भी ज्यादा इजी और इंटरेस्टिंग, आइए स्क्रीनशॉट लीजिए। संसाधनों के दोहन के लिए कम अवधि के उद्देश्य की परियोजना के क्या लाभ हो सकते हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा, संसाधन सीमित है, यदि हम बात करें तो भैया संसाधन कैसे हैं, तो लिमिटेड है, सीमित है। मतलब आप सोच कर देखो कि जिस दिन कोयला खत्म, बात समझ में आ रही है, उस दिन ताप बिजली घर जो है वो बिजली नहीं बनाएंगे, और जिस दिन बिजली ही नहीं आएगी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है कहानी? ऐसी अलग अलग प्रकार की जो संसाधन है वो कैसे हैं भैया, बिल्कुल सीमित है, ठीक है। तो संसाधनों के दोहन के लिए कम अवधि के उद्देश्य की परियोजना के क्या लाभ हो सकते हैं? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या हो सकता है कि बहुत कम उत्तरदायित्व के ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। कम अवधि की जो परियोजनाएं होती हैं, ठीक है, उसमें हम कम उत्तरदायित्व यानी कम जिम्मेदारी के साथ में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? बोलो यस सर। तो भैया इस पूरे चैप्टर में हम थोड़ा सा मॉरल साइंस भी पढ़ेंगे, थोड़ी सी हम भूगोल भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम पर्यावरण भी पढ़ेंगे, और बचा कुचा जो रहेगा उसको अपन विज्ञान के बिहाफ पर पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल। अगला सवाल, पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों में कौन सा परिवर्तन ला सकते हैं? ये इस चैप्टर का बड़ा ही हॉट टॉपिक है। कैसा है? तो भैया ये हॉट टॉपिक है। अब सवाल पैदा होता है, सर हॉट टॉपिक क्यों है?
सवाल पैदा होता है कि हॉट टॉपिक क्यों है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा मैं यहां पर क्या लिखने जा रहा हूं, आर आर आर। अब बात जैसी किसकी होती है, आर 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 की होती है, आपके दिमाग में सबसे पहले एक सुपर डुपर हिट मूवी आती है आर आर आर। बात समझ में आई, पर यहां पर आर 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 जो है इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब है। इसका मतलब है देखो, रिड्यूस यानी कि कम कीजिए उपयोग चीजों का, रिसाइकल यानी कि पुनः चक्रण कीजिए, और रीयूज यानी कि पुनः उपयोग कीजिए। किन चीजों का, हमारे आसपास जो भी संसाधन हैं, जितनी भी चीजें हैं, उनका जो है आप यदि ट्रिपल आर फॉर्मूला अपनाते हो, कौन सा वाला फॉर्मूला अपनाते हो, आप यदि ट्रिपल आर फॉर्मूला अपनाते हो तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, और पर्यावरण के लिए भी। क्योंकि यदि पर्यावरण है तो हम हैं। बात समझ में आ रही है, इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, ध्यान से देखिएगा। आपको ट्रिपल आर अपने दिमाग के अंदर फिट रखना है। पहले वाले आर का मतलब है रीसाइकल, मतलब जो चीजें हम उपयोग कर रहे हैं कोशिश करें कि हम उसको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकें, पुनः चक्रण कर सकें, रिसाइकल कर सकें। बात समझ में आई। दूसरी बात ये, हमें रीयूज करना चाहिए चीजों को, हमें चीजों को क्या करना चाहिए भैया, रीयूज करना चाहिए, क्लियर। और तीसरी वाली जो चीज है, ऐसी चीजें जो पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है उनको हमें रिड्यूस करना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो उनका हमें कम उपयोग करना चाहिए। जैसे यदि हम बात करें तो पॉलीथीन यानी कि प्लास्टिक, यदि हम बात करें तो फाइबर से बनी चीजें, कौन सा फाइबर, तो भैया बहुलक वाला, पॉलीमर वाला फाइबर से बनी चीजें, पीवीसी से बनी हुई चीजें, इनका हमें उपयोग कैसा करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा जो है पर्यावरण और प्रकृति के हिसाब से ढालने की कोशिश करना चाहिए। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। मतलब ये कि आपको तीन चीजें दिमाग में फिट करनी पड़ेंगी, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। ऐसे ट्रिपल आर के फॉर्मूले से आप चीजों को याद रख सकते हो, कोनो घबराने वाली बात नहीं है। नोट किया जाए, हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ, ठीक है, चलो। ये तीन चीजें याद रखना भैया, इस पे सवाल आएगा ही आएगा, मतलब डन है। आप अपनी जीवन शैली में क्या परिवर्तन लाना चाहोगे जिससे हमारे संसाधनों के संपोषण को प्रोत्साहन मिले। देखो अभी मैंने बात की थी कि हॉट टॉपिक है, ट्रिपल आर अपने को पता ही होना चाहिए। मतलब हमें रिड्यूस करना है, हमें जो है कम उपयोग करना है, हमें संसाधनों का पुनः चक्रण करने पर ध्यान देना चाहिए, और हमें इसका जो है पुनः उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। पर देखो कोई भी कहानी समझ में तब आती है जब हमारे पास उसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण होते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक तगड़ा वाला उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। देखो हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं भाई, अपन एजुकेशन फील्ड वाले, तो हम क्या कर सकते हैं। अब क्या होता है कि हर साल बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, राइट, जो नई किताब खरीदते हैं। आपको पता है कि पिछले 5 सालों में, 10 सालों में, 20 सालों में सिलेबस चेंज नहीं हुआ, या यदि चेंज हुआ है तो वो बिल्कुल नहीं के बराबर हुआ है। उसके बाद भी हम लोग हर साल जो है नई किताबें खरीदते हैं, और जब साल खत्म हो जाता है तो कुछ सालों तक तो हम उसको वैसे ही सजा के रखते हैं। उन किताबों को पढ़ना है नहीं, यदि पढ़ना है देन वेल एंड गुड, पर यदि नहीं पढ़ना है उसके बाद भी हम उन किताबों को सजा के रखते हैं। और ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये आप ही लोगों के साथ होता है, हम टीचर्स के साथ भी होता है कि कोई किताब थी 10 साल पहले अच्छी लगी थी, उसको संभाल के रखा हुआ है। अब यदि वो किताब आपके पास है और यदि वो यूज नहीं हो रही है वो बुक, तो ऑब्वियसली जो कोई और होगा उसको नई बुक परचेस करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से हम चीजों को क्या करते हैं, पुनः उपयोग तो करते ही नहीं है। बात समझ में, मतलब कितनी सारी किताबें ऐसी होती हैं जो हमारे घरों में रखी रहती है, एक समय बाद जब डीमक लगने लगती है तो लोग कहते हैं कि भैया अब जो है कबाड़ी वाले को दे दो। बजाय इससे कितना अच्छा होता कि वो जो किताबें हैं यदि हम अपने जूनियर्स को दे देते। हमारे स्कूल में बड़ी अच्छी कहानी हुआ करती थी नवोदय विद्यालय में, यदि कोई नवोदय विद्यालय को जानता है तो बहुत अच्छी कहानी हुआ करती थी। स्कूल की तरफ से ही हमको किताबें मिलती थी, किताबें सही सलामत वापस करने पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किताबें मिलती थी। बात समझ में आ रही है। यदि आपने किताब खराब की तो आप पे फाइन लगेगा, खराब नहीं की तो वही किताबें जूनियर्स को दे दी जाती थी, फिर वही बुक्स जो है वो उनके जूनियर्स को दे दी जाती थी। मतलब एक ही बुक से बहुत सारी बैचेस जो होती थी वो पढ़ लिया करती थी। अब आप सोचो कि हमारे स्कूल में नई किताबें जो हैं वो बहुत कम खरीदी जाती थी। बात समझ में, कभी सिलेबस बदला, ठीक है, कभी सिलेबस बदला या अचानक से पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन आ गया तो फिर तब हम नई किताबें खरीदा करते थे हमारे स्कूल में। पर ऐसे वही किताबें जो थी वो कई सालों तक उपयोग होती थी। तो इससे ये हुआ कि आप सोच कर देखो, जब एक नई चीज हम खरीदते हैं किसकी, कागज की। बात समझ में आ रही है। तो ये कागज अपने को मिलेगा कहां से, ये कागज जो है वो अपने को मिलेगा कहां से,
तो भाई ये मिलेगा अपने को पेड़ से, ये अपने को मिलेगा कहां से, जंगलों से। तो हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट हम दो चीजें कर सकते हैं। आप सभी जितने भी मेरे स्टूडेंट्स इसे देख रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। पहला तो भैया ये जो आपकी किताबें होती हैं, यदि आप नहीं पढ़ रहे हो तो जूनियर्स को दे दो, ये आपके ऊपर है कि आप फ्री में देना चाहते हो या फिर पैसे लेना चाहते हो, दैट्स अप टू यू। पर यदि नहीं पढ़ रहे हो तो जूनियर्स को दे दो, पहली बात। दूसरी बात आपकी, ऐसा करते भी हैं बहुत सारे बच्चे, जो दूसरा वाला पॉइंट है उसके बारे में, कि यदि आपके पास, देखो अब आप अगली क्लास में जाने वाले हो, अभी आपकी एग्जाम खत्म हो जाएगी, पुरानी वाली कॉपी में जितने भी आपके पास कोरे पेजेस बचे हुए हैं, ठीक है, तो उनका हवाई जहाज बना के नहीं उड़ाना है अपने को। क्या करना है, सारी अपनी जो कॉपीज है, राइट, उनसे कोरे वाले पेजेस निकालने हैं और उसको रफ कॉपी बनाकर उसको अगली क्लास में उपयोग करना है। अब आप बोलेंगे सर इतना कौन सोचता है, 50 रुपए दीजिए, 60 रुपए दीजिए, नई कॉपी खरीद लीजिए। देखो बेटा, यहां पर आर्थिक रूप से सक्षम होने वाली बात नहीं है, बहुत ध्यान से देखेंगे। यहां पर यह बात नहीं है कि आप सक्षम हो कि नहीं हो किताब खरीदने में, कॉपी खरीदने में। यहां पर यह बात है कि यदि आपने किसी कॉपी को बिना पूरा उपयोग करे रद्दी में फेंक दिया तो नेक्स्ट ईयर आपको दूसरी कॉपी खरीदनी ही खरीदनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। और जब भी आप कागज की कोई भी नई चीज खरीदते हो उसके लिए हमें जो है इनडायरेक्टली, आप लोगों के लिए इनडायरेक्टली, बात समझ में आ रही है, और कॉपी किताब बनाने वालों के लिए डायरेक्टली जो है वो क्या करना पड़ता है, तो पेड़ काटने पड़ते हैं, बांस काटने पड़ते हैं। क्लियर हो गई कहानी, बोलो यस सर। इसीलिए अब आप बोलेंगे सर आपने यही वाला एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि हम सब लोग हैं एजुकेशन फील्ड वाले, बात समझ में आई। तो हम कागज का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं हम कागज का यदि बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, इसका मतलब ये कि हम जो भी चीजें करते हैं उसके लिए पेड़ जो है वो ज्यादा से ज्यादा काटने पड़ते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मजाक में कि सर एक काम करते हैं, पढ़ाई नहीं करते सर, किताबें ही नहीं रहेंगी, कॉपी नहीं रहेंगी, बड़ा बढ़िया रहेगा। कुछ ये भी बोलेंगे सर ऑनलाइन पढ़ाई कर लेते हैं, फिर भी तो कॉपी में लिखना पड़ेगा ना, राइट, बोलो यस सर। तो बेटा अपनी पुरानी किताबें और पुरानी कॉपीज जो कि खाली पड़ी हुई है उसको अपने को प्रॉपर्ली क्या करना है, उपयोग करना है। और उसी के अंदर जो है हमारे पास ये जो RRR है, इसका कॉन्सेप्ट जो है उसका एक्सप्लेनेशन हो जाता है कि हम ऐसी चीजें, बात समझ में आ रही है, हम ऐसी चीजें जो प्रदूषण बढ़ाती हैं पर अब क्या करें, हमारी जीवन शैली का भाग है, उनका हम कम से कम उपयोग करें। जैसे कि पॉलीथीन, कुछ चीजों का हम जो है पुनः चक्रण बार बार करते जाएं, जैसे कांच की चीजें हो गई, प्लास्टिक की चीजें हो गई। प्लास्टिक भी दो प्रकार का होता है, एक वो होता है जिसको बार बार आप अलग अलग शेप में पिघलाकर ढाल सकते हो, बात समझ में आ रही है, एक वो होता है जो यूज एंड थ्रो होता है। क्लियर है, तो भैया पुनः चक्रण करें ऐसी चीजों का। और किताबें जैसी जो चीजें होती हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं उसका क्या करें, पुनः उपयोग करें। और जब बात पुनः उपयोग की करते हो तो इसके लिए देखो अपने पूरे देश में एक नया कॉन्सेप्ट है, नया मतलब काफी दिनों से, कबाड़ से जुगाड़। बात समझ में आई, तो भैया इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, दैट इज व्हाट, नया मतलब आप लोगों के लिए सुनने के लिए नया होगा, वैसे बहुत पहले से चल रहा है, ठीक है, कबाड़ से जुगाड़। मतलब किस प्रकार से ऐसी चीजें जो पुरानी हो चुकी हैं, जिनका अब आप प्रेजेंटली उपयोग नहीं कर रहे हो, तो उससे आप कुछ नई चीजों को बना दें। बात समझ में आई। तो ये 3-4 चीजें यदि हम अपने दिमाग के अंदर रखेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि भैया एक नागरिक यदि, हर एक नागरिक यदि अपनी जिम्मेदारी का प्रॉपरली वहन करते जाए, ठीक है, तो सभी नागरिकों से मिलकर क्या बनता है भाई, देश बनता है। हम सब अपनी, मतलब उसमें आप भी आ गए, मैं भी आ गया, हम आपके भी पेरेंट्स आ गए, मेरे भी पेरेंट्स आ गए, मेरे भी पड़ोसी आ गए, आपके भी पड़ोसी आ गए। यदि हम सब जो है इन 3 R, RRR, 1 2 3, इस पर यदि ध्यान दें तो इससे हम पर्यावरण को काफी कुछ फायदा जो है वो पहुंचा सकते हैं। फायदा छोड़ो, पर्यावरण अपना फायदा खुद कर लेता है, एटलीस्ट हम प्रकृति का जो दोहन है वो कम से कम कर सकते हैं। तो आज की जो पूरी क्लास है वो मॉरल साइंस होने वाली है। इसका मतलब ये कि आज हम जो है एक, ये कह सकते हैं कि जिम्मेदार नागरिक हम कैसे बन सकते हैं पर्यावरण को लेकर, उसके बारे में हम काफी चीजें डिस्कस करेंगे। और जितना डिस्कस करेंगे उतना कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर फिट होगा और उतने अच्छे तरीके से आप कॉन्सेप्ट्स को अपनी कॉपी में एग्जाम में लिख पाओगे। स्क्रीनशॉट लिया जाए, हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। आइए, बढ़िया सवाल है, चलिए। क्या आप अपने विद्यालय में कुछ परिवर्तन सुझा सकते हैं जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूलित बनाया जा सके? सिंपल सी कहानी, एक फॉर्मूला एंड दैट इज व्हाट RRR, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर, नोट कर लो। चलो, बढ़िया हॉट सवाल था ये, है ना। और आगे बढ़ेंगे, 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम बताएं। राइट, अब ध्यान से देखिएगा जीवाश्म ईंधन कैसे बनते हैं। तो देखो, पेड़ पौधे, है ना, पेड़ पौधे
पौधे जीव जंतु जब धरती में, या इसको यदि हम पूरा लिखें तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखिएगा जीवाश्म कैसे बनते हैं, तो डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। मृत पेड़ पौधे या जीव जंतु जब धरती में दब जाते हैं, मृत पेड़ पौधे या जीव जंतु जब धरती में दब जाते हैं, राइट, तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये इनके शरीर का क्या करते हैं भैया, डिकम्पोजिशन करते हैं, विघटन कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो चीजें होती हैं ये परिवर्तित हो जाती हैं हाइड्रोकार्बन में। किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर देखो हाइड्रोकार्बन में, और किसमें, तो कार्बन में। हाउ ठीक है भैया, तो ये चीजें परिवर्तित हो जाएगी किसमें, कार्बन में और हाइड्रोकार्बन में। आपने कहा ओके सर बढ़िया ये तो, और यही क्या बन जाते हैं फिर, ये जीवाश्म के कारण बनने वाले ईंधन, जिसे हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन। अब इसमें कौन आता है, तो देखो भाई कोयला है, क्या है, तो पेट्रोलियम है, और पेट्रोलियम के अंदर सारे ही आते हैं। फिर पेट्रोलियम के अंदर एलपीजी आएगा जिसको हम प्राकृतिक गैस बोलते हैं, इसके अंदर डीजल आएगा जैसे ट्रक और ट्रेन चलती है, इसके अंदर कैरोसिन आएगा जैसे हम लोग मिट्टी का तेल या घासलेट भी कहते हैं। और इसलिए तो मिट्टी का तेल कहते हैं क्योंकि जमीन के अंदर से निकलता है, कच्चे तेल में से निकलता है। बात समझ में आई। इसके अंदर पेट्रोल आएगा, कैरोसिन आएगा, डीजल आएगा, एलपीजी आएगा। बात समझ में आ रही है। और ये जो कोल्टार होता है ना, जैसे हम डामर कहते हैं, हमारी सड़कें जिससे बनती है, क्लियर है कहानी, वो भी किसके अंदर आएगा, तो भैया वो भी आएगा पेट्रोलियम के अंदर। इनफैक्ट पेट्रोलियम जेली, जिसे हम लोग वैसलीन के नाम से जानते हैं, पेट्रोलियम जेली जो है वो प्रोडक्ट है, वैसलीन जो है वो बनाने वाली कंपनी है। बात समझ में आ रही है, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। चलो बढ़िया वाली बात है, राइट। तो क्या है, बड़ी सिंपल सी कहानी कि मृत पेड़ पौधे और जीव जंतु जब धरती में कई हजारों लाखों सालों तक दबे रहते हैं, ठीक है, तो उसके बाद उनका जब विघटन अपघटन हो जाता है किसमें, हाइड्रोकार्बन और कार्बन में, क्योंकि हम सब किससे मिलकर बने, कार्बन और हाइड्रोकार्बन से। बात समझ में, और भी बहुत सारे तत्व हैं। तो इनका जब विघटन हो जाएगा हाइड्रोकार्बन और कार्बन में, ठीक, तो ये परिवर्तित हो जाते हैं जीवाश्म ईंधन में। मतलब ये कि आप यदि इनका दहन करोगे तो आपको मिलेगी ऊर्जा। आप यदि इसका दहन करोगे तो आपको कौन सी चीज मिलेगी, तो ऊर्जा मिलेगी। तो कोयला तो भैया जमीन के अंदर से निकलता ही निकलता है। साथ में यदि आप बात करेंगे तो पेट्रोलियम जो है वो कच्चे तेल के रूप में निकलेगा। अरे बाबा बहुत बढ़िया, पेट्रोलियम जो है वो कैसा निकलेगा, तो ये जो है वो कच्चे तेल के रूप में निकलेगा। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर, ये निकलेगा कच्चे तेल के रूप में। तो ऐसे ईंधनों को जो कि बेसिकली जीवाश्म से बने हुए हैं, हम क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। नोट करो, हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। हरि अप। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, बढ़िया वाली क्लास चल रही है, शानदार। वन संपदा का प्रबंधन किस प्रकार से करना चाहिए, तो भैया सीधी सी बात है, वन संपदा का प्रबंधन जो है वो अपने को एक सूत्र के हिसाब से करना चाहिए, सर्वजन हिताय, मतलब सबका हित, ठीक है, सर्वव्यापी मतलब सभी के लिए, सभी के लिए। और इसमें एक और मैं ऐड कर देता हूं, ठीक है ना, दैट इज व्हाट, सर्वजन सुखाय। ओके जी, ठीक है, मतलब सभी के सुख के लिए। और ये कैसा हो, बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसा कि हमारा अध्याय है, हम कहेंगे भैया संपोषित प्रबंधन। अब आप बोलोगे सर एक गर्मा गर्म डेफिनेशन हो जाए प्रबंधन और किसके बीच में, संपोषित प्रबंधन के बीच में। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रबंधन कैसा भी हो सकता है। संपोषित प्रबंधन में वन का फायदा हम ज्यादा कराते हैं नुकसान के। प्रबंधन कैसा भी हो सकता है। अब तो आप बोलोगे सर बहुत सारी लकड़ी फकड़ी काट के जो है फर्नीचर बना के सबको बांट देते हैं, हो गया विकास, डेवलपिंग से हम जो है डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे। अच्छा जी, पर उसके चक्कर में पेड़ पौधे कितने सारे काटे गए, वो भी तो आप सोचो। तो ये प्रबंधन हुआ, ये संपोषित प्रबंधन नहीं हुआ। संपोषित प्रबंधन में इसका मतलब ये हुआ कि वनों को जो है, राइट, लाभ कैसा होना चाहिए भाई, ज्यादा होना चाहिए। अब कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर देखो अपन ना लकड़ी जो है उसकी कटाई पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा देते हैं, पर बेटा ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, राइट, कि जिसके लिए अपने को लकड़ी काटना ही काटना पड़ेगा। तो फिर जो है हम अवेयर करेंगे, जो पेड़ सूख गए हैं,
अपने आप टूटकर गिर गए हैं, आप उसकी लकड़ी को उपयोग कीजिए। बात समझ में? बजाय कि हरे भरे जो पेड़ हैं जिनकी उम्र 5, 10 साल, 20 साल और हो सकती है, उसको काटने के। अच्छा जी, इसका मतलब लाभ यदि ज्यादा हो वनों को, और नुकसान की यदि हम बात करें, और नुकसान कैसा होना चाहिए, तो सीधी सी बात है, नुकसान होना चाहिए कम। लाभ ज्यादा हो और नुकसान कैसा हो, कम हो, इस प्रकार के प्रबंधन को हम क्या कहते हैं भाई, सीधी सी बात है, संपोषित प्रबंधन कहेंगे। तो ये उसका जो है थॉट होना चाहिए, ये उसका जो है फॉर्मूला होना चाहिए कि भैया सर्वजन हिताय और सर्वव्यापी, सबका हित होना चाहिए और सबके लिए होना चाहिए, सबके सुख के लिए होना चाहिए। बात समझ में? अब आप बोलोगे सर ये कैसे, तो भैया ऐसा है, यदि आप 100 पेड़ लगा रहे हो, बात समझ में, आप यदि 100 पेड़ लगा रहे हो तो ठीक है, आप जो है 20 पेड़ कट सकते हो जो कि पुराने हो चुके हैं। आप जो है 20 पेड़ जो है आप काट सकते हो जो कि पुराने हो चुके हैं, जो कि सूख चुके हैं, जो कि अपने आप टूटकर गिर चुके हैं। बात समझ में आ रही है? आप इसको बिल्कुल काट सकते हैं, पर हो रहा है इसका उल्टा। मतलब इसमें जिम्मेदार हम सब है बेटा, ऐसा नहीं कि मतलब हम टीचर हैं तो हम बड़े ऐसे कुछ, या जो लोग पर्यावरण की बात करते हैं वो बहुत ध्यान रखते होंगे, नहीं, प्रैक्टिकल यदि हम बात करें तो हम सब लोग वनों का दोहन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप यदि किसी हिल स्टेशन में घूमने गए, बात समझ में आ रही है, और वहां पर आपने एक डिस्पोजल में चाय पी के यदि उसको जंगल में फेंक दिया, चाय को नहीं, डिस्पोजल को, चाय तो पियोगे ना, 5 रुपए खर्च किए उसके लिए। बात समझ में? अब डिस्पोजल को भी यदि आपने जंगल में फेंक दिया तो कहीं ना कहीं वो भले ही कम छोटे लेवल पे है, पर वो नुकसानदायक है किसके लिए, वनों के लिए, जंगलों के लिए। क्लियर? तो ज्यादा पेड़ लगाइए और कम पेड़ काटिए, यदि ये फॉर्मूला अपना लिया गया तो भैया वन संपदा का प्रॉपर हम प्रबंधन कर सकते हैं। और इसी के जो बेस्ट एग्जांपल हैं, और इसी की जो बेस्ट एग्जांपल है वो है चिपको आंदोलन, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे जब उसका सवाल आएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, हम बढ़ेंगे आगे। बढ़िया वाला ये सवाल था। और हम बात करने वाले हैं ऊर्जा के 2 परंपरागत स्रोतों के नाम। मतलब ये हम ट्रेडिशनल सोर्सेस की बात कर रहे हैं जिनसे हमें कौन सी चीज मिलती है, तो भैया हमें मिलती है ऊर्जा। कैसे मिलती है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जब बात करते हैं कोयला की, तो जितना भी ताप बिजली संयंत्र है, बात समझ में आ रही है? चलो एक बढ़िया वाली चीज बता देता हूं, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। मैं लगभग में लिख रहा हूं 70% बिजली जो है वो इनसे मिलती है। इसको इधर लिख देते हैं, रुको, बात समझ में आ रही है? 70% जो बिजली है वो ताप बिजली संयंत्र से मिलती है, जिसमें अपन बेसिकली करवाते क्या है कि भैया कोयला को हम उपयोग करते हैं, जलाते हैं, उससे जो ऊष्मा मिलती है उससे पानी को गर्म करते हैं, जैसा कि आपने फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि बिजली कैसे बनती है, और भी छोटी कक्षाओं में। तो हम कोयले को जलाते हैं, उससे जो ऊष्मा निकलती है उससे पानी को गर्म करते हैं। पानी को गर्म करोगे बहुत ज्यादा ऊष्मा में तो भाप मिलेगी बहुत प्रेशर के साथ। उस भाप से हम जो टरबाइन होता है उसको घुमाते हैं, उस भाप से हम जो टरबाइन होता है उसको घुमाते हैं, और टरबाइन जब घूमता है, राइट, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसी होती है, पैदा होती है। तो लगभग 70% के आसपास ताप बिजली संयंत्र हैं। बाकी के 30% जो हैं उसमें पवन, सौर, ठीक है, जल, हाइड्रो पावर प्लांट जिसमें हम डैम में टरबाइन लगाकर उसको घुमाते हैं, ठीक, और क्या, तो भैया न्यूक्लियर, नाभिकीय कह सकते हो, नाभिकीय। तो ये वो सारे तरीके हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो आते हैं किसमें, 30% में। और 70% में हम कोयला उपयोग करते हैं। मतलब कोयले को जलाएंगे, कुछ वैसे ही, मतलब आप ये समझ लो कि जो बॉयलर होता है जिसपे पानी रखा जाता है और भाप बनाई जाती है, उस भाप से टरबाइन घुमाया जाता है, वो एक बड़ा प्रेशर कुकर है। बात समझ में? चलिए, तो कोयले से आप बनाते हो देश की 70% आप बिजली। अब आप सोच कर देखो कि कोयला यदि खत्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी फिर आप कैसे बनाओगे? सोलर पैनल सबके यहाँ तो लगाए नहीं जा सकते। बात समझ में आ रही है? क्योंकि फिर एक और दूसरे प्रकार का पोल्यूशन या प्रदूषण जो है वो बढ़ जाएगा। चलिए, दूसरी बात जो है वो है पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम जो है इसके अंदर क्या क्या आता है, तो आप सब लोगों ने पेट्रोलियम का प्रभाजी आसमान भैया बहुत पहले से पढ़ रखा है। आप सबने पेट्रोलियम का प्रभाजी आसमान जो है 6वीं, 7वीं, 8वीं इनमें से किसी ना किसी कक्षा में पढ़ा ही होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से बोर्ड के स्टूडेंट हैं। चलो,
इसमें से निकलता है डीजल। अपन एक काम करते हैं, सीक्वेंस में लिखते हैं। तो भैया एलपीजी, उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद आएगा पेट्रोल, उसके बाद क्या आएगा, तो ध्यान से देखिएगा, फिर रुको यार थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, महंगी चीज है ना। पेट्रोल, उसके बाद क्या आएगा, तो भैया डीजल, डीजल डी डी डीजल, राइट। उसके बाद कौन आएगा, तो कैरोसिन आएगा, ठीक है, बोलो यस सर। फिर लास्ट में कौन आएगा, तो भैया डामर आ जाएगा, अरे जिसको अपन लोग कोल टार कहते हैं। बात समझ में। तो ये सब अपने को पेट्रोलियम से मिलता है, पेट्रोलियम जेली, अभी नेफ्था वेफ्था गैसोलीन, बहुत सारी चीजें। और ये सब क्या है, तो ये है ईंधन। ये क्या है, तो ये ईंधन है। और ईंधन क्या होता है, तो भैया ईंधन जो है वो होता है ऊर्जा का स्रोत। ईंधन जो है वो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, ईंधन क्या होगा, तो ये ऊर्जा का स्रोत होगा। बहुत बढ़िया। तो ईंधन क्या होगा, ऊर्जा का स्रोत होगा। तो बेसिकली कोयला और पेट्रोलियम जो है ये दोनों ही ऊर्जा के परंपरागत आपके जो है सोर्सेज हैं, स्रोत हैं। और ये दोनों ही किससे बने हैं, तो जीवाश्म से मिलकर बने हुए हैं। और यदि आपको जीवाश्म के बारे में बहुत ज्यादा जानना है तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आनुवंशिकता और जैव विकास वाला अध्याय पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम पढ़ते हैं बायोलॉजी वाले सेक्शन में। चलिए बाबूजी, नोट किया जाए, बहुत शानदार ये सवाल था। ठीक है, चलो और आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं। अगला सवाल और भी इंटरेस्टिंग है। आप कैसे जो है भूमिगत जल स्तर तक वर्षा जल को पहुंचाने के लिए दो व्यवस्थाओं के नाम बताएंगे। नाम तो आप बता ही देंगे, पर कैसे करोगे। चलो, दो व्यवस्था यहां पर लिखी हुई हैं, तीसरी चौथी पांचवी व्यवस्था जो है आप उस पर कैसे काम करोगे, एक बार अपने से ट्राई करो। बढ़ते हैं आगे, बढ़िया सवाल है। तो अब सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि सर देखो ऐसा है, भूमिगत जल स्तर जो है उसको अपने को क्या करना है, बढ़ाना है। अब वर्षा का जल कितना सारा जो है शुद्ध, लगभग शुद्ध पानी होता है, वर्षा का जो जल होता है। अब ये जो पानी होता है, राइट, जो हमारा रेन वाटर होता है, ये जो वर्षा का जल होता है, बात समझ में आ रही है, ये शुद्ध जल होता है। बोलो यस सर। अब क्या होता है कि भैया ये जमीन पर गिरता है और जमीन पर जितने भी नाले होते हैं, नालियां होती हैं, घरों की गंदगी होती है, कूड़ा कचरा, जितनी भी चीजें होती हैं, उन सबसे मिलकर, मिट्टी से मिलकर, धूल से मिलकर कैसा हो जाता है, गंदा हो जाता है। फिर वो पीने योग्य नहीं रहता। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि जो इतना सारा, ठीक है, असीमित मात्रा में वर्षा से जो हमको जल मिल रहा है, यदि उसको हम जमीन के अंदर भेज दें। बात समझ में आ रही है। तो भूमिगत जल जो है वो कैसा हो जाएगा, ग्राउंड वाटर कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आप बोलोगे सर इसके फायदे ये हैं भैया कि भूमिगत जल जो है वो शुद्ध होता है, और यदि वो शुद्ध होता है तो हम उसी को तो उपयोग करते हैं सिंचाई के लिए, पीने के लिए। बात समझ में आई। पेड़ पौधे और वन संपदा जो है वो भूमिगत जल को ही उपयोग करती है अपनी ग्रोथ के लिए। बात समझ में। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप जो बोरवेल करा रहे हो, हमें जो बोर करवाते हैं, हैंडपंप बोर करवाते हैं जिसमें हम मोटर लगाकर पानी, देखो जमीन के अंदर का पानी तो भाई ऊपर खींच लेते हो आप लोग। बात समझ में आई। चलो अब थोड़ा ना इसको जमीन बनाते हैं, बनी जमीन, यहां पर हो गया ये बोरवेल। चलो भैया जी, ये हो गई जमीन, यहां पर हो गया ये बोरवेल, और हमने इधर पे मोटर लगा दी और इस पानी को, इस जल को हम बाहर ले रहे हैं। बहुत सही भैया, भूमिगत जल को आपने उपयोग किया, उपयोग तो कर लिया, पर हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना कि वो जो भूमिगत जल है उसको हम रिचार्ज करें, उसमें हम उसका जो लेवल है वो बढ़ाएं। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारी छत होती है, स्पेशली यदि हम बात करें तो जो सीमेंटेड छत हमारी होती है, टेरेस होती है, राइट, हम उस पर उसको पूरा साफ करके जल को एकत्रित करें और उस पानी को जो है हम इस बोर के अंदर डाल दें। इससे क्या होगा, ये पानी जो है वो यहां पर ऐसे भूमि के अंदर चला जाएगा और ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो कैसा होगा, बढ़ जाएगा। तो ये पहली बात हो गई। दूसरा जो है हम डगवेल भी बना सकते हैं, दूसरा जो है हम वो क्या बना सकते हैं भैया, डगवेल भी बना सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि हम जो है थोड़े बड़े बड़े और गहरे तालाब बना सकते हैं, बड़े बड़े और गहरे जो है हम तालाब बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है। चौथा ये तरीका है कि आप जो है डैम बना सकते हो, पर डैम बनाने के अपने फायदे और नुकसान जो है वो अलग लेवल के हैं। तो आप जो है डैम बना सकते हो, बांध बना सकते हो। इन सब से देखो भूमिगत जल कब बढ़ेगा, जितने देर आप भूमि के ऊपर जल को रखोगे, जितने देर आप भूमि के ऊपर जल को रखोगे, जितने अंदर आप जल को लेकर जाओगे, उतना ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो कैसा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो आप डगवेल बना सकते हो, आप बोरवेल बना सकते हो। इसके लिए एक बड़ा कॉमन वर्ड और बड़ा एक अच्छा इंटरेस्टिंग वर्ड है, एंड व्हाट वी कॉल इट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब अपने घरों के छतों को एकदम साफ करके जितना भी बारिश का
पानी उसके ऊपर आ रहा है भैया, उसको अपने को भेजना है जमीन के अंदर। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। तो इस तरीके से हम भूमिगत जल स्तर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोग सुन रहे होंगे कि अगले कुछ सालों में जो है पानी की बहुत ज्यादा किल्लत और दिक्कत जाने वाली है, सूखा भी पड़ सकता है और भी बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। और ऐसी सिचुएशन में जब शुद्ध पानी, पीने योग्य पानी जो है उपलब्ध नहीं होता है, तो बहुत सारी जनता हमारे देश में स्पेशली ऐसे पानी को पीती है जो कि अशुद्ध है, और अशुद्ध पानी बहुत सारी बीमारी लेकर आता है। उसके बाद फिर 50 नई चीजें जो है, परेशानियां, प्रॉब्लम जो है वो इनिशिएट हो जाती है। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर, यस सर, यस सर। चलिए भैया आगे बढ़ेंगे। भूमिगत जल के क्या लाभ हैं? तो भैया देखो सीधी सी बात है, भूमिगत जल नहीं होगा तो कुआं, हैंडपंप और बोरिंग से निकाल कर आप दैनिक जीवन में उपयोग कैसे करोगे पानी को? बात समझ में आई? अब यदि भूमिगत जल ही नहीं होगा तो हम कहां से पानी लेकर आएंगे? अब आप बोलोगे सर देखो, अब जो शहर वाले बच्चे होंगे वो बोलेंगे अरे हमारे यहाँ तो जो नगर निगम है वहां से पानी आ जाता है, पर नगर निगम का जो पानी आता है वो भी बेसिकली आता कहां से? तो कुछ ऐसे शहर हैं मतलब जहां पर आसपास जो है झील बनी हुई है, तालाब बनी हुए, उसको साफ करके भेजते हैं। पर भैया गांव खेड़े में तो नगर निगम है नहीं। बात समझ में है? तो फिर पंचायत क्या करती है, वो भूमिगत जल को ही बोरिंग के माध्यम से निकालती है, कुएं के माध्यम से निकालती है। बात समझ में आ रही है? उसको सॉरी, उसको टंकी में ऊपर चढ़ाती है और उस टंकी से पूरे गांव में सप्लाई करती है। मतलब पंचायत वालों को पूरा पता है बढ़िया से कि न्यूटन भैया ने जो गुरुत्वाकर्षण समझाया उसका मतलब क्या है। पहले जो है इलेक्ट्रिक मोटर से पानी को टंकी में चढ़ा दीजिए, उसके बाद अपने आप वो पानी जो है गुरुत्वाकर्षण से सबके घरों तक पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब जैसे आप मेरे गांव की बात करेंगे तो हमारे गांव में एक बड़ी वाली कुआं है, उसमें बढ़िया मीठा पानी भरा हुआ है और मीठा पानी पूरे गांव में सप्लाई होता है। तो इस तरीके से भूमिगत जल नहीं होगा तो आप शुद्ध पानी कहां से लाओगे? बात समझ में आ गई? बोले यस सर। छोटी छोटी चीजें हैं यार, अपने आसपास की है और यहीं से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। हम बात करने वाले हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में, मतलब कि ऐसे जिनको आज से कुछ साल पहले यूज नहीं किया जाता था। तो भैया इसमें एक सौर ऊर्जा है और दूसरी वाली पवन ऊर्जा है, जिसको आप लोग पवन चक्की, राइट, जिसको आप लोग पवन चक्की के रूप में भी जानते हो, जिसको आप लोग पवन चक्की के रूप में भी जानते हो। बात समझ में आई? तो पवन चक्की जो है इसका काम क्या होता है, तो पवन ऊर्जा को लेना और इसको विद्युत ऊर्जा में बदल देना। बात समझ में आई? अपने आसपास आप जिस भी स्टेट से देख रहे हैं आपने देखा होगा कि पवन चक्की और देखने में बहुत छोटी लगती, दूर से पास जाकर देखोगे बहुत ही बड़ी रहती है। जो लोग, अब जैसे हम लोग एमपी से अभी बात करें तो भैया एमपी में देवास जाते टाइम रास्ते में इतनी सारी पवन चक्कियां दिखती हैं और देखकर एक अलग ही मजा आता है। और वो सब क्या बनाती है? विद्युत ऊर्जा बनाती है। साथ में यदि हम बात करेंगे तो सौर ऊर्जा, ये तो असीमित है ना बाबूजी, ये तो असीमित है। इतना बड़ा सूर्य, उसका भी हम एक छोटा सा एकदम नेग्लिजिबल 0.0000 समथिंग % उपयोग करते हैं सौर ऊर्जा का। इसमें हम क्या क्या बना सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो भैया इसमें सौर, ठीक है, सौर अपन बना सकते हैं कुकर, और क्या बना सकते हैं, तो हम बना सकते हैं सेल। क्या बना सकते हैं, तो हम जो है सोलर सेल बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं, तो हम इसमें बना सकते हैं सोलर भट्टी, और भी ऐसी बहुत सारी सोलर भट्टी तो हम सबने बनाई है, बचपन से अपन सब सोलर भट्टी बनाते आए छोटे रूप पे। अब आप बोलोगे सर हमने कब बना लिया, हम कब से इतने बड़े साइंटिस्ट हो गए? अरे सिंपल सी चीज है, आप एक जब उत्तल लेंस लेते हो और उस उत्तल लेंस को जब आप फोकस करवाते हो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सूरज की रोशनी से, फिर अपन वहां कागज रखते हैं। क्या रखते हैं? अपन वहां कागज रखते हैं। और एक समय बाद इतनी ज्यादा सौर ऊर्जा एक जगह पर अभिकेंद्रित हो जाती है उस उत्तल लेंस के केंद्रक पे, सॉरी फोकस पे। बात समझ में आ रही है कि वो पेपर जो होता है वो जलना चालू हो जाता है और फिर मौज मस्ती करने के लिए अपने दोस्त के हाथ पर हम उसको फोकस करा देते हैं, उसको भी गरम गरम लगने लगता है, अपने को मजा आ जाता है, कहानी ऐसी चलती रहती है। तो भैया ये सारी चीजें हैं, इसको हम गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको हम कहते हैं गैर परंपरागत स्रोत, मतलब कि सौर ऊर्जा। और हम किसकी बात करेंगे? पवन ऊर्जा की। ठीक है जी, बोलो यस सर, यस सर, यस सर। इसमें जो है आप जियोथर्मल एनर्जी यानी कि भू नाभिकीय, जियोथर्मल यानी कि भू
थर्मल यानी कि भूतापीय ऊर्जा जो है, नाभिकीय बोले तो न्यूक्लियर, ठीक है। तो आप भूतापीय ऊर्जा भी लिख सकते हो, चलो लिख लो, बहुत बार पूछ लिया जाता है भूतापीय ऊर्जा। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, नोट किया जाए हर भैया। चलिए भैया, आप कचरे से निपटने की समस्या कम करने में क्या योगदान करेंगे? सबसे पहला तो अपने घर का कचरा बहुत दिक्कत है, इंडिया में बहुत दिक्कत है। अपने घर का कचरा पड़ोसी के घर के सामने, फिर उसके बाद जो है पड़ोसियों की जो महिलाएं होती हैं उनकी तगड़ी वाली क्या हो जाती है, मिलकर एपिसोड बनते हैं, मस्त वाली लड़ाई होती है। बात समझ में? तो सबसे पहले तो हमें जो है कूड़े कचरे का जो निष्पादन है वो बिल्कुल सही ढंग से करना चाहिए। यदि आप हमारी राजधानी की बात करें, राइट, नई दिल्ली की बात करें, न्यू दिल्ली की यदि आप बात करें, यमुना नदी के किनारे इतना बड़ा एक पहाड़ बना हुआ है, पूरी दिल्ली का कचरा आकर वहां पर जमा होता है। तेज बारिश जब होती है तो उस कचरे से होता हुआ गंदा पानी पूरा यमुना में जाकर मिल जाता है। और आपने वो इमेजेस और वीडियोस पक्का देखे होंगे जिसमें यमुना नदी या बहुत सारी ऐसी नदी हैं जिनमें इतना सारा झाग और इतना गंदा पानी है कि यदि आपने वहां पर नहा भी लिया एक बार, बात समझ में आ रही है, तो भैया बहुत सारी स्किन की जो बीमारियां हैं वो हो सकती है। मैं जहां पर अशुद्ध पानी है उसकी बात कर रहा हूं। ऐसे तो नदियां जो हैं बहुत ज्यादा पावन मानी जाती हैं और शुद्धिकरण के लिए उपयोग की जाती है, पर फिर भी यदि हम यमुना नदी की बात करें न्यू दिल्ली में, तो कितना गंदा पानी है और किसके कारण आता है? वो कचरे के कारण आता है। कूड़े के बड़े बड़े जो है हमने क्या कर रखे हैं, पहाड़ बना रखे, और इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? इस दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मनुष्य। इस दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मनुष्य, ठीक। चलिए, तो कचरे से निपटने की समस्या कम करने के लिए हमें जो है कूड़े कचरों का निष्पादन यानी कि निपटारण जो है वो सही तरीके से करना चाहिए। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, खत्म खेल, बढ़िया वाला सवाल था। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, इसको नोट तो करो, स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो और आगे बढ़ेंगे, वन के महत्व को लिखो। इतना लंबा चौड़ा इस पर अपन ऐसे लिख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है कि वन जो है वो भैया पर्यावरण की सुरक्षा करता है। अरे बाबा, बात समझ में? वन जो है वो, देखो इसको टॉपिक्स में, इसको पॉइंट्स में अपन लिखेंगे। वन जो है वो क्या करता है? तो पहली बात पर्यावरण की सुरक्षा करता है, बोला यस सर। दूसरा, जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको संतुलित बनाए रखता है। तीसरा, मनुष्य की अनेक मूलभूत आवश्यकताएं जैसे कि आवास, निर्माण सामग्री, घर वगैरह बनाने के लिए अपने को मोटे मोटे लट्ठे चाहिए रहते हैं, बल्लियां चाहिए रहती हैं। बात समझ में आ रही है? किसके लिए? घर बनाने के लिए। तो कहां से मिलती है? वनों से मिलती है। ईंधन यानी कि लकड़ी, भोजन की आपूर्ति कौन करता है? तो भैया वन करता है। और साथ साथ में, तो सिर्फ बात मनुष्य की हुई, जीव जंतुओं के लिए जो आवास है वो क्या है? जीव जंतु जो है उनका जो घरौंदा है, उनका जो घर है वो क्या है? वन है। बात समझ में आई? तो वन से जो है हमारी खाद्य श्रृंखला संतुलित रहती है, वन से हमारा पारिस्थितिक तंत्र जो है वो संतुलित रहता है, वन से हमारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और जल चक्र जो है वो संतुलित रहता है। साथ में हम अपने काम की बहुत सारी जो मूल आवश्यकताएं हैं वो पूरी कर पाते हैं। किससे? वन से। तो वन है तो जीवन है, वन है तो जल है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए वनों के विकास पे। बात समझ में आ रही है? चलो हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि देखिए यदि हम बात करें प्रैक्टिकली तो ज्ञान तो बहुत बरसाया जा सकता है इस टॉपिक पे। प्रैक्टिकली यदि हम बात करें तो अपने को क्या करना है? छोटी सी काम हम कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। अपनी किताबें यदि आप नहीं पढ़ रहे हो तो फ्री में या पैसे लेकर, जैसा आपका मन है, आप प्लीज अपने जूनियर्स को दे दें। घर पर दीमक के लिए भोजन बनाकर ना रखें, पहली बात। दूसरी बात कि जिन कॉपीज में, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया, भैया एक्स्ट्रा पेजेस बचे हुए हैं उन सबको निकालकर रफ कॉपी बना लो। बात समझ में आ गई? खत्म ये खेल है, बढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलो तीसरी बात, क्योंकि जितने आप पुस्तक कॉपी उपयोग करोगे उतने आपको पेड़ काटने पड़ेंगे। मानव के किन क्रियाकलापों ने गंगा नदी को प्रदूषित किया हुआ है? देखो, जब आप बात करते हैं किसकी ना, हम नदियों की जब हम बात करते हैं, बात समझ में आ रही है, तो भैया ये क्या होती है? ये जीवन धारा होती है। अब बोलोगे सर ये जीवन धारा काहे होती है? अरे भैया, जिस भी नदी के आसपास की आप मृदा की बात करोगे उसमें जलोढ़ मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, उपजाऊ मृदा होती है। जितनी उपजाऊ मृदा होगी नदियां अपने साथ लेकर आएंगी, उतना ज्यादा क्या होगा? फसलों का पैदावार होगा।
इसलिए आप देख लो किसी भी नदी के किनारे के जो शहर होते हैं, शहर तो खैर गंदा ही करते हैं, शहर कोई योगदान नहीं देते हैं नदी के लिए, पर जितने भी गांव खेड़े रहते हैं, बात समझ में आ रही है, जितनी भी सिंचित भूमि रहती है वो भयंकर उपजाऊ होती है। इससे जो फसलों की पैदावार है वो कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। एक तो इंडिया में अलग लेवल का रोना चल रहा है, बात समझ में आ रही, विकास के नाम पे इतना शहरीकरण बढ़ गया है। एंड सी, डेवलपमेंट का मतलब शहर नहीं होता है, बात समझ में आई। डेवलपमेंट का मतलब मानसिक, आर्थिक, हाँ कहीं ना कहीं शहरों का योगदान आर्थिक जो लेवल है उसको बढ़ाने में है जरूर, पर मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक यदि स्वास्थ्य बना हुआ है तो इसको हम कहते हैं डेवलप्ड, यानी कि विकास। ठीक है, चलिए, तो नदी जो होती है वो जीवन धाराएं कहलाती है, क्योंकि इनके आसपास की मृदा बहुत उपजाऊ होती है और इससे जो पैदावार होती है फसलों की वो कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, बहुत इंटरेस्टिंग। अब बढ़ते हैं आगे, चलिए। तो अब क्या नहीं करना चाहिए, तो ध्यान से देखना। अब भाई गंगा नदी है तो ठीक है, कम से कम काफी 1000 किलोमीटर में इंडिया में ट्रेवल करती है, ठीक है ना। अब देखो इसमें इतना सारा कचरा, शवों को बहा दिया जाता है, शवों के जितनी भी चीजें होती हैं, बात समझ में आ रही है। जब जो राख होती है शवों को जलाने के बाद अस्थि विसर्जन कर दिया जाता है, ठीक है, मान्यताओं के हिसाब से ठीक है, धार्मिक रूप से भी वो ठीक है, पर इससे बेसिकली होता क्या है कि जो नदी है वो कैसी होती है भैया, वो गंदी होती है, बात समझ में आई, ठीक है। और पशुओं के द्वारा कपड़ा, ये देखो कपड़े धोने के द्वारा, और पता है किसके द्वारा, ठीक है। और यदि हम बात करें तो जितने भी उद्योग की हम बात करेंगे, जितने भी हम इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, इन सबका जो गंदा पानी है आप नहीं भी चाहोगे तो कहां जाएगा, नदी में जाएगा। नदी का पार्ट चौड़ा क्यों होता है, नदी का वाटर लेवल इतना बढ़ता क्यों है, इसलिए थोड़ी कि जहां से वो निकली है वहां से उतना पानी आ रहा है, ऐसा नहीं है। आसपास की जो छोटी छोटी जलधाराएं होती हैं वो नदी में आकर मिल जाती हैं और नदी का जो वाटर लेवल है और पार्ट है वो चौड़ा हो जाता है। बात समझ में आई? बोले यस सर। इसका मतलब ये कि जितने उद्योग होंगे सबका पानी भी कहां पर आकर मिलेगा बाबू, वो मिलेगा नदी में आकर। तो ये सारी चीजें हैं जिसके कारण, ठीक है, गंगा नदी को क्या कर दिया गया है, प्रदूषित कर दिया गया है। तो पहले आपने ये सब हरकतें करके गंगा नदी को प्रदूषित किया, बोलो यस सर, और उसके बाद फिर करोड़ों हजारों रुपए लगाकर आप उसका शुद्धिकरण कर रहे हो, साफ सफाई कर रहे हो। तो साफ सफाई करना अच्छी बात है, पर पहले आप ये हरकतें नहीं करते तो नदी जो है वो गंदी नहीं हो पाती, बात समझ में। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि दुनिया में जितने भी परेशानी और नाटक वाली चीजें हैं उसको क्रिएट किया है इस दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणी यानी कि मनुष्य में, जिसमें हम सब आते हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। बढ़ेंगे आगे, आइए। बढ़िया सवाल। बड़े बांध में जल संग्रहण के दो मुख्य उद्देश्य बताइए भैया। पहला तो जो है सिंचाई है, दूसरा है विद्युत। और सिंचाई किसके माध्यम से, तो बाबूजी नहर के माध्यम से। किसके माध्यम से? नहर के माध्यम से। मैं कह रहा हूं कि भैया यहां पर पानी है, आपने कहा ओके सर, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि पानी 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 पानी। अब ये तो बह जाएगा ना भाई, पानी को तो आप रोक नहीं सकते, बात समझ में। पानी बह जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा डैम। ये बनाया आपने डैम। जहां जहां से आप एक वीडियो देख रहे हैं, राइट, आप जो है इस डैम का नाम बता दीजिए। जहां जहां से आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, जिस भी स्टेट से आप वीडियो देख रहे हैं, आप अपने अपने स्टेट के एक बड़े डैम का नाम बता दीजिए। चलो मैं बताता हूं, ठीक है। मध्य प्रदेश के एक बड़े डैम का नाम है बरगी डैम। बड़े डैम का नाम क्या है, तो भैया बड़ा बांध है बरगी डैम। अब हमने पानी को यहां पर भैया स्टोर कर लिया। अब पानी स्टोर है, अब पानी के पास में स्थितिज ऊर्जा है, मतलब ये कि इतना सारा पानी जो है तड़प रहा है आगे जाने के लिए, और आपने इसके ऊपर एक ऐसी दीवार बनाकर इसको पैक कर दिया। आपने कहा भैया डैम बना दिया। और डैम कहां पर बनेगा, तो दो पहाड़ों के बीच में जब नदी बहती है तो उसको रोक देते हैं अपन पानी को, और उसको अपन कहते हैं कि हमने डैम बना दिया। अब डैम बनाने से क्या होगा कि पानी यहां पर पूरा स्टोर हो चुका है, इसमें स्थितिज ऊर्जा आ चुकी है, बात समझ में आ रही है। अब यदि आप एक छोटा सा यहां पर होल करते हो, अब यदि आप एक छोटा सा यहां पर एक होल करते हो, तो अब आप बोलोगे सर देखो, जैसे ही अपन एक छोटा सा होल करेंगे, भयंकर तेजी से जो पानी है ना, राइट, वो आगे की तरफ निकलेगा। अब वो जो प्रेशर से पानी आगे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, राइट, वहां पर आप एक टरबाइन लगा दो। अरे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। वहां पर आप एक टरबाइन लगा दो, एक जो है टरबाइन लगा दो, टरबाइन 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 लगा दो। क्या लगा दो, तो यहां पर जो है टरबाइन लगा दो। अच्छा जी,
यहां पर आपने टरबाइन लगा दिया। अब ये टरबाइन क्या करेगा, तो भैया ये विद्युत बनाएगा, और ये विद्युत बनाएगा। इसको आपने कहां पढ़ा, तो आपने इसको पढ़ा जनित्र के अंदर, क्योंकि टरबाइन किससे जुड़ा हुआ है, जनित्र की कॉइल से। बात समझ में आ रही है। और वहां पर एंट्री होती है फिर फ्लेमिंग अंकल की, और फ्लेमिंग का कौन सा रूल लगता है, ये सब आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से संदीप सर ने बताया है। मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि फ्लेमिंग का कौन सा नियम यहां पर लगेगा। ये वाला है। फ्लेमिंग बोले तो कौन, हनी सिंह, यो, ऐसे दो नियम लगते हैं फ्लेमिंग के, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। बात समझ में आ रही है। ये जो यो वाली हरकत है, बात समझ में, कौन सा नियम लगेगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, तो विद्युत तो बन गई। अब ये जो पानी था इसको आगे आप भेजोगे नहर के माध्यम से, तो क्योंकि ये तो प्रेशर से जा रहा है, तो भैया ये दूर दराज जितने भी खेत हैं, दूर दराज में जितने भी खेत हैं, बात समझ में आई क्या, बोलो यस सर। जितने भी खेत हैं वहां पर जाकर जो है, सिंपल सी कहानी, जितने भी खेत यहां पर होंगे, राइट, इन सब में जो है ये पानी चला जाएगा। क्लियर है, बोलो यस सर। तो हम दो तरीके से उपयोग करते हैं। देखो, जो बड़े डैम होते हैं उसमें दोनों होता है, विद्युत भी बनती है, सिंचाई भी होती है। छोटे वाले जो डैम होते हैं, छोटे वाले जो डैम होते हैं ना, उसमें विद्युत नहीं बना सकते, क्योंकि टरबाइन वर्बाइन नहीं लगा पाओगे, उतनी जगह नहीं होती है, उतना प्रेशर ही नहीं होता है कि टरबाइन घूम सके अच्छे से। बात समझ में। पर आप छोटे डैम को सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हो। तालाब अपने आप में, बड़ा तालाब जो होता है वो अपने आप में एक छोटा डैम है। बात समझ में आ रही है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। तो दो उपयोग होते हैं सामान्यतः, एक विद्युत और दूसरा वाला सिंचाई। मतलब कि आम के आम और गुठलियों के दाम। बारिश के टाइम तो भाई यहां ऊपर से पानी आ जाएगा, जब बारिश नहीं हो रही है तब खेतों में पानी कहां से पहुंचेगा, तो भाई सीधी सी बात है, इस डैम से पहुंचेगा। पर ऐसा नहीं है कि इस डैम के फायदे ही हैं, इसके नुकसान भी बहुत हैं। इसके नुकसान भी बहुत है। तेजी से पानी छोड़ दिया तो इधर पानी भर जाएगा, बात समझ में। और यदि आप ज्यादा पानी को स्टोर करके रखोगे तो इस डैम के पीछे वाला जो एरिया है वहां पर गांव खेड़े शहर में पानी भर जाएगा। बहुत ज्यादा पानी यदि आ गया, रोक कर रखे हो तो इस तरफ बाढ़ आ जाएगी, पानी यदि छोड़ दिया तो इधर बाढ़ आ जाएगी। अब आप लोग सर ये तो बड़ी टेंशन की बात है, फिर डैम बनाया ही क्यों। यदि आप डैम नहीं बनाते तो उस सिचुएशन में सिंचाई और विद्युत का पर्पस सॉल्व नहीं हो पाता। तो इसीलिए ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहां पर हमें हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों देखकर मिलते हैं। बात समझ में आई। इसलिए इस चैप्टर को हम सिर्फ विज्ञान का भाग नहीं कह सकते, ये सामाजिक विज्ञान का भी भाग है। आप एक तगड़ा वाला स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत छोटा पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। आइए, प्राकृतिक संसाधनों को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। प्रकृति में पाए जाने वाले मनुष्य के लिए उपयोगी पदार्थों को हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन, जिसमें वायु है, जल है, मिट्टी है, खनिज है, कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक संसाधन है। बात समझ में। इतनी सारी चीजें जो हैं वो प्राकृतिक संसाधन है, जिसको हम लोग अपनी दैनिक, आर्थिक, सामाजिक और हर प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। क्लियर हो गई कहानी, बोलो यस सर। बहुत शानदार है कहानी, बोलो यस सर। बढ़िया चैप्टर है, रगड़ देंगे अपन इस पूरे चैप्टर के आने वाले क्वेश्चन को। ठीक है जी। प्राकृतिक संसाधनों को किस प्रकार से सुरक्षित किया जा सकता है, भैया सीधी सी बात है, देखो ये सब है वायु, जल, मिट्टी और खनिज। तो ये जो ऊपर वाले तीन है ना, ये वाले कम से कम उपयोग करो, कम से कम उपयोग करो। ठीक, बोलो यस सर। और भैया प्रदूषण थोड़ा कम कर लो यार, प्रदूषण जो है कम कर लो बाबूजी थोड़ा। अभी तो आप स्टूडेंट हो, मैं भी पढ़ा ही रहा हूं, पर आप में से बहुत सारे लोग बड़े होकर बड़े बड़े ऑफिसर्स बनेंगे, बड़ी बड़ी पोस्ट पर जाएंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, किसान बनेंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बात समझ में आ रही है। जितनी भी चीजें हम करेंगे, अपने को जो है प्रदूषण कम करके इन चीजों को बचाना है। खनिज, कोयला और पेट्रोलियम जो है उसका संपोषित प्रबंधन करना ही करना जरूरी है, नहीं तो भैया जिस दिन प्राकृतिक संसाधन खत्म, बात समझ में आई, उस दिन दुनिया खत्म। क्लियर है कहानी, बोलो यस खत्म। चलो लिखोगे कैसे, इंपॉर्टेंट पार्ट। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कम से कम करके उसके बदले किसी अन्य स्रोत पर निर्भर करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाया जा सकता है। कृत्रिम संसाधनों को बढ़ावा देकर भी हम प्राकृतिक संसाधनों की क्या कर सकते हैं, तो भैया सुरक्षा कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, बस खत्म बात। चलिए आगे बढ़ेंगे।
नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं? तो देखो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जब भी नाभिकीय ऊर्जा की बात आती है, हमेशा एक चीज याद रखें, आपने ना न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में सुना होगा। बात समझ में? आपने जो है न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में सुना होगा। आपने न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में सुना होगा। न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में सुना होगा। क्या होता है? चलो अपन अपनी देसी एकदम बेसिक चीज में बोलते हैं एटम बॉम्ब। हाउ ठीक है, बॉम्ब को हम लोग हिंदी में कहते हैं बम। ठीक है, चलो होता क्या है समझ लेते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है, इतने डीप में अपन अभी जाएंगे ही नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, कक्षा 9वीं के साइंस आपने पढ़ी, आपने कहा हाँ सर कक्षा 9वीं में अपन ने गर्दा उड़ा दिया था, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। कक्षा 9वीं में जब हम परमाणु के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा कि उसके नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं, इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्टली नहीं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। किसके? परमाणु के अंदर। बात समझ में? तो जब, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब क्या होता है, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा कैसे बनेगी, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जब क्या होता है कि जब हम यूरेनियम जैसे ज्यादा द्रव्यमान, या आप ये कह लो कि नाभिकीय द्रव्यमान, ठीक है ना, ज्यादा नाभिकीय द्रव्यमान, तो मैं कह रहा हूं ज्यादा नाभिकीय द्रव्यमान वाले नाभिक पर आप जो है किसकी बमबारी कराते हो? तो भैया न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन बोले तो कौन? जेम्स चैडविक ने जिसकी खोज की थी, जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग बराबर, थोड़ा सा ज्यादा होता है, और जिसके ऊपर कोई आवेश ही नहीं है। बात समझ में? और पता है इसके अंदर आवेश क्यों नहीं है? हालांकि ये थोड़ा सा 11th-12th क्लास का टॉपिक है, बट न्यूट्रॉन के अंदर ना आवेश इसलिए नहीं है क्योंकि भैया न्यूट्रॉन बना ही एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से है। अब आप बोलोगे सर हमारे साइंस के कॉन्सेप्ट्स पूरे ऐसे ऐसे हो रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रोटॉन धनात्मक है, बोलो यस सर। इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक है, बोलो यस सर। प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन से मिलाया, क्या मिला? न्यूट्रॉन मिला। प्रोटॉन धनात्मक है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है, दोनों को मिलाया, एक दूसरे के आवेश को कैंसल आउट किया और आपको निर्माण हुआ न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन एक प्रकार का क्या है? तो भैया परमाणविक, बात समझ में आ रही है, सब एटॉमिक जो आपका पार्टिकल है, एक कण है। तो ज्यादा नाभिकीय द्रव्यमान वाले नाभिक, या आप कह लो कि तत्व पर जब हम बम्बार्डिंग कराते हैं जोर से न्यूट्रॉन के माध्यम से, ठीक है, तो अब ये तो टूट गया भाई, बड़ा नाभिक है, इतना बड़ा नाभिक है, ठीक है, इसको आप न्यूट्रॉन से टकराओगे, न्यूट्रॉन से टकराओगे 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 न्यूट्रॉन से, तो ये तो टूट गया। अब साथ में जो मिल रहा है वो मिलेगा आपको। यहां पर जो है यूरेनियम पे यदि आप न्यूट्रॉन मारोगे तो आपको अलग अलग चीजें वहां पर मिलेंगी। साथ में आपको मिलती है बहुत सारी ऊर्जा। किस रूप में? तो भैया ऊष्मा के रूप में। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जब बॉम्ब फूटता है, कौन सा वाला? सुतली बॉम्ब नहीं, एटम बॉम्ब, हिरोशिमा, नागासाकी, पूरी कहानी आपकी आंखों के सामने आ गई होगी। अब ध्यान से देखिएगा, तो जब एटम बॉम्ब फूटता है तो उस टाइम पर भयंकर सारी निकलती है ऊष्मा। बोलो यस सर। एटम बॉम्ब फूटता है, भयंकर सारी क्या निकलती है भैया? ऊष्मा निकलती है, शॉक वेव्स निकलती है, वाइब्रेशन पैदा होते हैं, बहुत प्रेशर क्रिएट होता है वातावरण में, और होती है सिर्फ तबाही। तो ये तो चलो उसका नेगेटिव पार्ट था। पॉजिटिव पार्ट ये है बाबूजी कि जो ये ऊष्मा निकलती है, इससे यदि हम एक बड़े वाले बॉयलर में पानी भरकर उसको यदि अपन गर्म करें, बॉयलर बोले तो बड़ा वाला प्रेशर कुकर, सिंपल लैंग्वेज में, तो प्रेशर के साथ जो गैस निकलेगी, प्रेशर के साथ जो भाप निकलेगी, उससे आप टरबाइन घुमाकर विद्युत बना सकते हो। बात समझ में? तो उसी को अपन बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। तो ये वही लिखा हुआ है कि यूरेनियम जैसे, थोरियम जैसे, प्लूटोनियम जैसे भारी द्रव्यमान वाले नाभिक जिनके होते हैं, तत्व जो होते हैं, उसको निम्न ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन से जब हम टकराते हैं तो वो फूट जाता है, और फूट जाता है तो गुस्से में आ जाता है, और गुस्से में आ जाता है तो भैया बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। और इस ऊर्जा जो कि ऊष्मा के रूप में निकलती है, इसको हम उपयोग करते हैं पानी गर्म करके उसकी बहुत स्पीड, हाई स्पीड वाली भाप बनाने में, जिससे कि हम जो है क्या कर सकते हैं, टरबाइन घुमाकर विद्युत बना सकते हैं। ये बहुत लंबा चौड़ा और डीप टॉपिक है। क्लास 12th में फिजिक्स में इसके बारे में पूरा का पूरा एक चैप्टर है। अभी आप सिर्फ इतना लिखिए, उसके बाद किसी दिन और रगड़ेंगे इस टॉपिक का, ठीक है। चलो अगला सवाल और भी इंटरेस्टिंग, जल्दी बता दो मुझे लिखकर एक बार अपने लेवल पे कि जीव मंडल क्या होता है।
राइट, बढ़िया वाली डेफिनेशन हो जाए, फिर बढ़ते हैं आगे, हरी अप। तो अब आप बोलोगे कि सर देखिए, जिसमें पारिस्थितिक तंत्र आता है और जिसमें पारितंत्र आता है, बात समझ में आए, उस पूरे भाग को मिलाकर हम ये कह सकते हैं जीव मंडल कह सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो जिसमें पारिस्थितिक तंत्र आता है और जिसमें पारितंत्र एक साथ मिलकर आ जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जीव मंडल। और ये बेसिकली क्या है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जीव मंडल जो है वो जैव व्यवस्था का सबसे बड़ा स्तर यानी कि लेवल है पूरे संसार का। मतलब खाद्य श्रृंखला से लेकर सब कुछ इसमें आ गया, मतलब इसमें वो सारी चीजें भी आ गई जिसको जीव जो है वो दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। जैसे कि हम संसाधनों की बात करें, यदि हम वन की बात करें, हम जल की बात करें, और भी बहुत सारी चीजों की यदि हम बात करें, राइट। तो इंटरेस्टिंग कहानी है कि भैया इसमें सब कुछ आ गया। तो बढ़िया है सवाल था, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इसलिए हम इसमें इतना ही लिखेंगे, पर यदि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता तो इसमें हम पूरा का पूरा निबंध जो है वो लिख देते। आपने कहा ओके सर। चलिए, किसी दो वन उत्पादों का पता लगाइए जो किसी उद्योग के आधार हैं। तो भैया देखो ऐसा है कि एक तो हो गया तेंदुपत्ता, ठीक है, और दूसरा जो है यूकेलिप्टस जिसको हम लोग नीलगिरी भी बोलते हैं, या बांस के पेड़ जिसको हम उपयोग करते हैं कागज बनाने में। ये दोनों जो है वन उत्पाद हैं। पहला कौन सा है, तो भाई तेंदुपत्ता है जिसको हम बीड़ी बनाने में उपयोग करते हैं। हालांकि जो बीड़ी है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, पर आप क्या जानते हो कि जो सिगरेट है वो बीड़ी से भी 10 गुना ज्यादा हानिकारक है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि बीड़ी में तो सिर्फ टोबैको होती है और तेंदुपत्ता होता है, पर सिगरेट की यदि आप बात करेंगे तो सिगरेट जो है उसका जो कागज है, उसके अंदर की जो भी टोबैको है, तंबाकू है, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। पर ठीक है भाई, अर्थव्यवस्था भी चलानी है और बस यही एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए बीड़ी जो है उसका भी उत्पादन किया जाता है। दूसरी बात यह कि तेंदुपत्ता जो होता है वो आसपास रहने वाले जो लोग हैं, जंगलों के वनों के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, राइट, तेंदुपत्ता के कारण जब वो बीड़ी बनाते हैं, जब वो अगरबत्ती बनाते हैं, ये सारी चीजें जब बनाते हैं तो इससे उनको जो है एक आजीविका का माध्यम और साधन जो है वो भी मिल जाता है। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। तगड़ा वाला ये सवाल था, नोट किया जाए। हम बात करेंगे रेडियो धर्मिता के बारे में। हम बात करेंगे किसके बारे में, बहुत ध्यान से देखिएगा, रेडियो धर्मिता के बारे में। अब मेरी बात बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा द्रव्यमान वाले तत्व, हमने कहा बहुत ज्यादा द्रव्यमान वाले तत्व, अच्छा जी ठीक है, हमने कहा बहुत ज्यादा द्रव्यमान वाले तत्व, आपने कहा ओके सर। ज्यादा द्रव्यमान वाले हमने क्या बात की, तत्वों की बात की। तो भाई सीधी सी बात है कि ज्यादा द्रव्यमान होगा तो ज्यादा क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। एकदम बेसिक से समझते हैं, हमको कोई हायर चीज नहीं पढ़नी है। बात समझ में, बहुत ध्यान से देखना। तो हमने कहा ज्यादा द्रव्यमान वाले तत्व हैं, कौन आ गया, तो यूरेनियम आ गया, प्लूटोनियम आ गया, थोरियम आ गया। ये तीन के नाम याद रख लो, इसमें काम चल जाएगा। तो बहुत ज्यादा द्रव्यमान वाले तत्व जो हैं उनका ज्यादा क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। क्या होगा, तो परमाणु क्रमांक होगा। हाउ, ठीक है भैया, परमाणु क्रमांक, क्रमांक क्रमांक, हाउ जी ठीक है, ज्यादा परमाणु क्रमांक होगा। ज्यादा परमाणु क्रमांक होगा तो सीधी सी बात है कि ज्यादा, राइट, प्रोटॉन होंगे, है ना। एकदम कॉमन सेंस से कनेक्ट करेंगे, साइंस में कुछ हायर नहीं होता है। आपकी यदि चीज समझ में आ गई, आप यदि बेसिक सेंस यूज कर सकते हो तो आपको सब कुछ बन जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर। तो मैंने कहा भैया ज्यादा परमाणु क्रमांक है तो ज्यादा क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, और ज्यादा प्रोटॉन्स हैं तो ज्यादा न्यूट्रॉन्स भी होंगे। हाउ जी ठीक है, बढ़िया, बहुत सही, शानदार, धमाकेदार। तो जब ज्यादा प्रोटॉन होंगे, ज्यादा न्यूट्रॉन होंगे, तो आप जानते हो कि प्रोटॉन धनात्मक होता है। बोला यस सर। प्रोटॉन यदि धनात्मक होता है तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और ज्यादा द्रव्यमान वाले जो तत्व होते हैं, जिसमें हमने ले लिया क्या, तो भैया प्लूटोनियम, यूरेनियम ले लिया, थोरियम ले लिया, प्लूटोनियम ले लिया, ये सारे हमने ले लिए। बात समझ में आई, जिनका परमाणु क्रमांक 90 या उससे ज्यादा होता है, जिनका द्रव्यमान क्रमांक जो है वो 210 से ज्यादा होता है। जैसे यूरेनियम की आप बात करेंगे तो इसके अलग अलग प्रकार के समस्थानिक होते हैं, जैसे 235, 238 यदि हम बात करेंगे तो, ठीक है। तो सीधी कहानी है बाबूजी, बहुत ध्यान से आप देखेंगे कि भैया ज्यादा द्रव्यमान वाले तत्व हैं। आपने कहा ओके सर, ज्यादा परमाणु क्रमांक उनका होगा, ज्यादा प्रोटॉन होंगे, ज्यादा न्यूट्रॉन होंगे। ज्यादा प्रोटॉन होने के कारण इनका जो नाभिक होगा, बहुत ध्यान से देखना, यही कॉन्सेप्ट छुपा है, कक्षा 12वीं तक ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो इसके कारण ज्यादा रिपल्सिव फोर्स होगा,
प्रतिकर्षण बल होगा तो भैया सीधी सी बात है कि ज्यादा जो है, ठीक है, प्रतिकर्षण होगा। और जो नाभिक है, किसकी बात करेंगे, ये दोनों कहां पाए जाते हैं? तो आपने कहा सर देखो 9th क्लास की एकदम सिंपल हलवा लेवल की साइंस है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं ये पाए जाते हैं किसमें, नाभिक में। तो नाभिक कैसा होगा, तो बहुत ज्यादा अस्थिर होगा। बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, संभाल नहीं पाता नाभिक। तो नाभिक कैसा होगा, तो भैया अस्थिर स्थिर होगा। क्लियर है कहानी? तो कैसा होगा, बहुत ज्यादा अस्थिर होगा। आपने कहा ओके सर, बहुत बढ़िया। तो कैसा होगा, तो बहुत ज्यादा अस्थिर होगा। अब अस्थिर होगा तो क्या होगा, अस्थिर होगा तो क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये होगा। जब नाभिक अस्थिर होगा ना बाबूजी, तो ये होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। ये रहा नाभिक, बोलो यस सर। ठीक है, चलो ये प्रोटॉन बना रहा हूं भैया, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, ये सब प्रोटॉन बना दिए मैंने। ये लो ये लो, येलो कलर से आपको जो भी दिख रहे होंगे ये सारे के सारे मैंने प्रोटॉन बना दिया। आपने कहा ओके सर, चलिए बहुत बढ़िया। ये नाभिक है, परमाणु नहीं है। ये कौन सी चीज है, तो ये नाभिक है। ठीक है, चलो ये अपन ने बना दिए प्रोटॉन 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 प्रोटॉन। चलो तो ये जो है ये है आपका नाभिक। क्या है, तो ये हमने बनाया है नाभिक। इसमें हमने प्रोटॉन बनाए। और एक काम करते हैं हम, जो है न्यूट्रॉन भी बना देते हैं। लो 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 लो, ये लो ये लो, रंग बिरंगा अपना नाभिक बन चुका है। ठीक है, न्यूट्रॉन भी बीच बीच में डाल दो। अब चलो ये डाल दिया हमने, ये डाल दिया, ये डाल दिया। अरे जहां मन कर रहा है वहां डाल दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब घर की खेती है। ठीक है, हमने प्रोटॉन भी डाल दिया, न्यूट्रॉन भी डाल दिया। अब क्योंकि नाभिक बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा अस्थिर है, तो इसके अंदर के जितने भी कण हैं, जिसमें कि प्रोटॉन भी है आपका, राइट, जिसमें कि प्रोटॉन भी है आपका, ये जो है ये प्रोटॉन है, और ये जो है वो न्यूट्रॉन है। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया न्यूट्रॉन, है ना, और ये जो है वो क्या हो गया, तो भैया ये प्रोटॉन हो गया। हाँ ठीक। तो ये क्या करते हैं, रेंडमली हम गति करते रहते हैं। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया सवाल है। मतलब क्लास 12th में इस क्वेश्चन की अलग लेवल की वजनदारी है, पर हम कॉमन सेंस यूज करेंगे, बेसिक साइंस यूज करेंगे, एकदम दिमाग लगाएंगे और सारी चीज दिमाग के अंदर फिट कर लेंगे। मैंने कहा बहुत सारे प्रोटॉन, बहुत सारे न्यूट्रॉन, रिपल्शन ज्यादा होगा, नाभिक कैसा हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। आपने कहा ओके गुरुजी, आगे बढ़ते हैं। नाभिक कैसा हो गया, तो अस्थिर हो गया। तो इससे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें से स्वतः, बात समझ में आ रही है, इसमें से स्वतः अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलते रहती हैं। क्यों निकलते रहती हैं? क्योंकि भैया नाभिक जो है वो अस्थिर है, पार्टिकल इधर उधर इधर उधर इधर उधर धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। पार्टिकल जो है यहां वहां इधर उधर सब तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि इनमें से स्वतः, यानी कि अपने आप, अरे बाबा, अपने आप, जब हम कक्षा 12वीं में इस टॉपिक को पढ़ा रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं या डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि नाभिक कैसा हो गया, पगला गया है। न्यूक्लियस जो है किसी भी परमाणु का कैसा हो गया, तो भैया पगला गया है। नाभिक कैसा हो गया है, तो पगला गया है बबुआ, राइट। तो जब नाभिक पगला जाता है, अस्थिर हो जाता है, आपने देखा होगा जब लोग पगला जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं, मेंटली फर्स्ट फ्लोर जो है वो एकदम हिल जाता है, तो फिर अपने आप बड़बड़ाने लगते हैं, अपने आप उनमें से आवाजें आने लगती है, अपने आप उनकी हरकतें होने लगती है। वैसे ही क्या होता है, अपने आप जो है अल्फा, बीटा और गामा किरणें बाहर आने लगती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसी को हम बोलते हैं क्या, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, यानी कि ठीक है, रेडियो धर्मी विकिरण। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो हम इसको बोलेंगे रेडियो धर्मी विकिरण। बात समझ में आ गई? तो अपने आप जब अल्फा, बीटा, गामा किरणें बाहर आने लगती है, तो इसको हम बोलेंगे रेडियो धर्मी विकिरण। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। और ये जो गुणधर्म हो रहा है ना बाबूजी नाभिक के साथ में, इसी को हम बोलेंगे रेडियो धर्मिता। खेल खत्म। इंग्लिश में क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिविटी। दैट्स ऑल, खेल खत्म हमेशा के लिए। क्लास 12th में भी यदि आप फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे,
तब ये चीज दिमाग के अंदर आपके एकदम सेट रहेगी। ठीक, तो इसको हम बोलेंगे रेडियो एक्टिव विकिरण। ये किरणें अपने आप निकल रही होती हैं अनस्टेबल न्यूक्लियस से, देन वी मस्ट कॉल इट रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। हिंदी में हम इसे कहेंगे रेडियो धर्मिता, इंग्लिश में हम कहेंगे रेडियो एक्टिविटी, और ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। न्यूक्लियर रेडिएशन जैसे हम कहते हैं वो बहुत खतरनाक। क्लियर हो गई कहानी? आपने कहा हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, लिखोगे कैसे? ऐसी परिघटना जिसमें कुछ तत्वों के परमाणु नाभिकों के विघटन के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन यानी कि बीटा कण और गामा कण यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है वो उसका स्वतः क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ऐसे विकिरण के उत्सर्जन को हम बोलते हैं रेडियोधर्मिता। हम क्या बोलेंगे? तो आपने कहा सर इसको हम रेडियोधर्मिता कहेंगे। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, यस सर, यस सर। स्क्रीनशॉट हो जाए। और कक्षा 10वीं में आप पहली बार नाभिक के बारे में भी बात कर रहे हैं, इसका भी एक स्क्रीनशॉट हो जाए। आप अपने 11th-12th में सीनियर्स बड़े भैया दीदी एंड ऑल दैट यदि होंगे तो आप उनसे इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि जब वो हो सकता है इस क्वेश्चन में थोड़ा अटक जाए आंसर में, और जब आप उनको कहानी बताएं, प्रो लेवल का कॉन्फिडेंस फील होता है बाबूजी। प्रो लेवल का, जब बड़ों को अपन ज्यादा, जो हायर क्लास वाले को जब हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं ना, प्रो लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम हंसी मजाक बेटा, ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये आपको बहुत आगे लेकर जाता है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? 2 जीवाश्म ईंधनों के आपको नाम लिखने हैं। तो देखो ऐसी कहानी है, लाखों वर्ष पूर्व जय मात्रा के अपघटन। अब जय मात्रा कौन है? तो भैया इसमें जीव जंतु आ गए, जीव आ गए, जंतु आ गए, राइट? बोलो यस सर जी। अरे यार मिर्जा भाई क्या कर रहा है? जीव आ गए, जंतु आ गए, पादप आ गए, मतलब वो सारी चीजें जो कार्बनिक हैं, ऑर्गेनिक हैं, सजीव हैं, सारे के सारे सजीवों की यदि हम बात करें, पेड़ पौधे और जीव जंतु सब आते हैं उसमें, तो इनका जो है जैविक रूप से अपघटन हुआ और ये परिवर्तित हो गए किसमें? बेसिक हाइड्रोकार्बन्स में, जैसे हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन। इसमें कोयला आता है और पेट्रोलियम आता है। आपने कहा ओके सर, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, नोट कर लिया जाए। कर लिया अपन ने नोट, ठीक है। चलो और आगे बढ़ेंगे और कुछ समझेंगे। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर, तो आप जानते हो सर, आर आर आर। गाना मस्त है इसका, नाटू नाटू वाला गाना मस्त है इसका। पर यहां पर बात कुछ और हो रही है। हम बात करने वाले हैं भैया कम उपयोग कीजिए, यानी कि रिड्यूस कीजिए, रिसाइकल कीजिए और रीयूज कीजिए। ये 3 आर जो है, इस पर अपने को क्या करना है बाबूजी? तो इस पर अपने को फोकस करना ही करना है। आपने कहा ओके सर। बढ़ते हैं आगे। मानव के कौन से क्रियाकलापों ने गंगा को प्रदूषित किया? देखो भैया, नदी गंगोत्री से जब निकलती है भयंकर साफ रहती है, मतलब आप मानेंगे नहीं, इतना शुद्ध और इतना स्वच्छ और इतना शीतल पानी होता है इसका, राइट? कि इसी को फिर बॉटल में भर भर के 600 रुपए लीटर के हिसाब से बेचा जाता है। हिमालय का जल, हिमालय का जल बोल के। बात समझ में आ रही है? पर हरकतें हैं किसकी हैं? तो दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणी की हरकतें हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मनुष्य बोलते हैं। हम सब उसमें आते हैं। हम सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं इन हरकतों के लिए, ठीक है। चलो, तो सबसे खतरनाक प्राणी दुनिया का कौन? तो भैया मनुष्य। इसने नहाना, कपड़े धोना, मृत व्यक्तियों की राख और शवों को बहाना, साथ में उद्योगों द्वारा इतना गंदा पानी निकलता है। इसका मैक्सिमम पोर्शन जो है वो कहां से जाता है? तो भाई उत्तर प्रदेश और बिहार से जाता है। इसके किनारे इतने कारखाने हैं, इतने उद्योग हैं। अब आप बोलोगे सर बिना कारखाने के और उद्योग के जो है डेवलपमेंट कैसे होगा? बिल्कुल सही बात है, पर फिर आप ये भी तो नहीं कर सकते ना कि डेवलपमेंट के नाम पे जो है चीजों को बर्बाद कर दें। तो ये जो ऊपर 5-6 चीजें लिखी हुई हैं, इस पर पूरा निबंध लिखा जा सकता है। और यही वो चीजें हैं जिसके कारण जो गंगा है, जैसे मानव जीवन में योगदान के आधार पर हम मां का भी स्थान देते हैं, गंगा मैया कहते हैं। बात समझ में आ रही है? वो कैसी हो गई है? प्रदूषित हो गई है। तो ठीक है, डेवलपमेंट की गलत डेफिनेशन जो है वो हम आगे लेकर चल रहे हैं। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कर सकते हो? तो भैया ऐसा है, पर्यावरण को बचाना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप वृक्षारोपण कर दो। सीएनजी यानी कि धुआं रहित जो गैस, सीएनजी जो होती है उससे पोल्यूशन नहीं होता, उसको आप उपयोग करें। फिर धुआं रहित चिमनी जो है वो बनाएं, प्रदूषण कम से कम करें। ये एक ऐसा सवाल है जिसका आप आंसर खुद से लिख सकते हो। बात समझ में आई तो उसको अपने से लिख देना। ये की पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स है, अपने से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये मेरे सारे स्टूडेंट्स को आता है, अपने सब डिस्कस किया है, काहे घबराते हो? चलो भैया, जीवाश्म ईंधन जैसे संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता क्यों है? देखो कौन सा वर्ड दिया है,
मैं कह रहा हूं विवेकपूर्ण काहे, ऐसा काहे, क्यों जरूरी है भैया विवेकपूर्ण? देखो कई बार आपको ऐसा लगता है सर पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, सस्ता ही कर देते, घूम कर आ जाते दीन दुनिया। अरे बाबूजी, पेट्रोल यदि सस्ता हो जाएगा, इतना सारा गाड़ी में डलवाओगे, इतना सारा पोल्यूशन करोगे और एक दिन बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने तो फुर्र से जो है 5 मिनट में पेट्रोल उड़ा दिया, बनने में लाखों वर्ष लगे ना। बात समझ में? तो हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, हमें जहां जरूरत है, बात समझ में आ रही है, वहां पर ही जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो मात्रा है वो कैसी है? सीमित है। कैसी मात्रा? तो आप बोलोगे सर सीमित है, लिमिटेड है, और इसके दहन से जो है पर्यावरण क्या होता है? प्रदूषित होता है। बात समझ में आ रही है? तो कहीं ना कहीं यदि आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, बात समझ में, तो आप इनडायरेक्टली ये मैं नहीं, हम डिस्कस करके हम ये प्रूव कर देंगे कि विज्ञान जो है वो पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पर क्योंकि मानव विकास जरूरी है, क्योंकि हमें मूलभूत आवश्यकताओं और जरूरतों को पूरा करना है, इसलिए कहीं ना कहीं पर हम इन चीजों का दोहन करते रहते हैं, हम उसको फिर डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, चलो, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं और ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग की बत्ती को जलाएंगे। हम बात कर रहे हैं बाघ संरक्षण योजना की, और इसे कब लागू किया गया? तो भैया ऐसा है, आप ध्यान से देखिए, मतलब एक समय था जब शिकार बहुत ज्यादा हुआ करता था, एक समय था जब शिकार बहुत ज्यादा हुआ करता था, राइट? तब बाघों की संख्या इंडिया में बहुत तेजी से कम हो गई थी। क्यों? तो देखो, शिकार है, फिर उसके बाद जितनी भी चीजें मिलेंगी, बाघ की खाल हो गई और भी बहुत सारी दांत हो गए, बात समझ में आ रही है? इन सबको बहुत महंगा बेचा जाता था, मतलब इन सबका क्या होता था? मिसयूज होता था। ठीक है, और जंगल भी कटते थे, तो उससे बाघों की संख्या भी कैसी होती जाती है? कम होती जाती है। भाई बाघों का पूरा एक एरिया होता है, शेर का पूरा एक एरिया होता है, बात समझ में आ रही है? तो बाघ का, शेर का अपना एक पूरा एरिया होता है। तो इसके मद्देनजर जो है हमने क्या किया गया कि भैया 28 टाइगर रिजर्व भारत में खोले गए। जिस जिस स्टेट से आप देख रहे हो, बात समझ में आई, जिस जिस स्टेट से आप देख रहे हो वहां के आपके जो टाइगर रिजर्व हैं, जैसे मैं एक बताता हूं मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बात समझ आए, पचमढ़ी के घने शानदार जंगलों में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। ठीक है जी, ठीक है। तो हमने जो है 28 टाइगर रिजर्व भारत में खोले, और यह योजना भारत सरकार के साथ WWF के योगदान से भी बनी, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड। और देखो, जब भी WWF की बात होती है ना, अपने दिमाग में सबसे पहले आता है वर्ल्ड वाइड फाइट, बात समझ में आ रही? WWF, पर यहां WWF का मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की हम यदि बात करेंगे, क्लियर है कहानी? वर्ल्ड रेसलिंग, WWF का फुल फॉर्म कैसे भूल रहा हूं भाई मैं? ये जो फाइटिंग वाला होता है, रॉक अंडरटेकर वाला, ग्रेट खली वाला WWF, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? जरा कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है उसको भी गवर्नमेंट को मिला, और इसे जो है भारत में 1995 में लागू किया गया, और इसीलिए अब जो बाघों की मात्रा है वो कैसी हो रही है? वो बढ़ रही है। पूछो अब आप, क्यों बढ़ना जरूरी है? सीधी सी बात है कि जो बाघ है वो हमारे खाद्य श्रृंखला का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बात समझ में? भाई घास को तो हिरण ने खा लिया, पर हिरण की यदि क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो इससे हमारा पारिस्थितिक तंत्र जो है, पारितंत्र जो है वो बिगड़ जाएगा, साथ में जो खाद्य श्रृंखला है वो भी जो है खराब हो जाएगी। तो खाद्य श्रृंखला को मेंटेन करने के लिए हमें जो है हिरण को खाने वाला भी एक प्राणी चाहिए, जिसको हम बाघ कह सकते हैं। और भी बहुत सारे प्राणी हैं जो इसके बाघ के हैं ना, मौसी के, बुआ के, मामा, फूफा, सबके जो बेटे और परिवार वाले हैं, कजिन्स, जिसमें आपका कौन आ गया? प्यूमा आ गया, जिसमें आपका जो है चीता आ गया, जिसमें आपका जो है जैगुआर आ गया, जिसमें आपका सिंह यानी कि लायन आ गया, बात समझ में आ रही है? ये सारे जो हैं ये खाद्य श्रृंखला के लिए भी जरूरी हैं और पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी जरूरी है। तो हमने भैया बाघ संरक्षण योजना लगा दी और बहुत कड़े नियम बनाए कि यदि कोई पकड़ा गया शिकार करते हुए, बात समझ में आई, तो उस बंदे को या बंदी को या उस पर्सन को जो है जेल में आटा चक्की पीसना पड़ेगा। बात हो गई खत्म। ठीक है जी, चलिए नोट कर लीजिए, बढ़िया ये सवाल था। इसका भैया फुल फॉर्म बता देना फाइट वाले का। यहां पर उपयोग कर रहे हैं WWF, इसका मतलब है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जो कि हमें मिलता है कहां से? तो दुनिया की ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहां से मिलता है। हम बात करेंगे घुमंतु चरवाहों की। घुमंतु चरवाहों को विशाल हिमालय राष्ट्रीय उद्यान में रोकने का क्या नतीजा हुआ? बहुत बढ़िया। देखो, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। घुमंतु चरवाहे जो होते हैं वो बेसिकली करते क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये अपने जो पालतू पशु होते हैं, जिसमें भेड़ आ गया, बकरी आ गई, गाय आ गई, ये सारी चीजें जो हो गई, घुमंतु चरवाहे,
ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से बकरी और आप क्या कह सकते हो भाई, भेड़ कह सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं मनुष्यों में, जो कि एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जाकर क्या करती हैं, अपना जीवन यापन करती हैं, और घुमंतु चरवाहे, मतलब उनके पास जो है भेड़, बकरी, ऊंट, ये सारी चीजें होती हैं। अब क्या है, यदि आप इनको हिमालय राष्ट्रीय उद्यान में रोक ही दिया आपने, तो वहां जो पहले घास बहुत लंबी हो जाया करती थी, ठीक है, पहले जो वहां पर देखो चरवाहे नहीं जाएंगे तो घास कैसी होगी, वही घास कमी नहीं होगी। खाद्य श्रृंखला का जो पहला पार्ट है, घास जो है वो खाएगा ही नहीं। जब कोई ऐसा कोई आपका जो जानवर है, घास जब वो खाएगा ही नहीं, जिसको चरवाहे लेकर जाते हैं, तो घास बहुत लंबी हो जाएगी, और लंबाई के कारण क्या होगा, जमीन पर गिर जाएगी, और जब जमीन पर गिर जाएगी तो भैया सीधी सी बात है कि नई घास की जो वृद्धि है वो कैसी हो जाएगी, रुक जाएगी। नई घास की जो वृद्धि है वो कैसी हो जाएगी, रुक जाएगी। तो खाद्य श्रृंखला को यदि हम ध्यान में रखें तो हर चीज का कंजम्पशन होना बहुत जरूरी है। मतलब जरूरत से ज्यादा घास जो है वो भी घास के लिए ही नुकसानदायक है, क्योंकि जब लंबी लंबी घास जमीन पर गिर जाएगी तो नई घास के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है और प्रकाश है वो उचित मात्रा में नहीं पहुंच पाएगा। कहां पर, नए वाले घास पर। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर, स्क्रीनशॉट लिया जाए, हम बढ़ेंगे आगे। राष्ट्रीय पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किनकी स्मृति में दिया जाता है? बात समझ में आई? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग के साथ साथ बात समझ में आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि भैया पेड़ों को, बात समझ में आई, पेड़ों को के प्रति किसी का जो कैसा प्यार है वो किस लेवल पे हो सकता है। बहुत ध्यान से देखिएगा। 1731 में जोधपुर के पास खेजराल गांव में खेजरी वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपने आप का बलिदान कर दिया। आप सोचो, बात समझ में आ रही है? पेड़ पौधों को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपना बलिदान कर दिया, राइट। और उन्हीं की स्मृति में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, बिश्नोई जो आप ये कह सकते हैं कम्युनिटी थी, ठीक है, सभी लोग उसके थे, और इन्होंने उनकी स्मृति जो है उसमें अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। आप सोच कर देखो, पेड़ पौधों के प्रति इतना लगाव कि लोगों ने बलिदान कर दिया। अपने को बलिदान नहीं करना है, बात समझ में, अपने को एक छोटा सा काम करना है, पेड़ लगाना है। बात समझ में आ गई? बोला यस सर, बढ़िया वाला ये चैप्टर है, शानदार, बढ़ेंगे आगे। गंगा का प्रदूषण पर टिप्पणी लिखिए। हम जानते हैं कि गंगा जो है हिमालय में स्थित अपने उद्गम स्थल गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में तक की यात्रा करती है। एक मैप बनाने की कोशिश करता हूं, बन गया देन वेल एंड गुड, नहीं बना तो कोई बात ही नहीं है बाबू जी, ठीक है। चलो, मुझे लग नहीं रहा है कि बन पाएगा, फिर भी कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, हो जरूरी नहीं कि मैप बन जाए, फिर भी कोशिश करते हैं एक बार। ये यार बिगड़ तो नहीं रहा है, रुको। मेरा भारत महान तो है, पर नक्शा बिल्कुल सही बनना चाहिए, तब ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है। चलो, नहीं नहीं नहीं, कक्षा 10वीं मतलब कई सालों पुरानी बात है, जब मैप्स की प्रैक्टिस किया करते थे, पर अभी जो है स्टूडेंट्स बहुत इफेक्टिवली बन नहीं पा रहा है, इसलिए अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और यार बन ही नहीं पा रहा आज तो मैप। चलो, कोशिश की गई है, पर चलो ठीक है, अब नहीं बन पा रहा तो कोई बात नहीं, चलेगा। ये बांग्लादेश है भैया, ये वाला तो पार्ट अपना बन ही नहीं पाता है, बहुत वीक है। और ये थोड़ा जो है मेरा भारत महान, हाँ ठीक है, कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, मतलब चलो कह सकते हैं कि चलो इंडिया का नक्शा है, ठीक ठाक बन गया है ना। अब भैया आप लोगों को जितनी एक्सपर्टीज तो है नहीं, क्योंकि
अवनीश सर ने, अंकुर सर ने आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस करवा दी है, साथ में यदि हम बात करें अनिल सर ने, कि आपके मैप बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। तो चलो अपन काम की बात पर आते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा अपन और सही कर लेते हैं, इस वाले भाग को, इस वाले भाग को, अरे यार इस वाले भाग को, है ना। चलो कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पर ऐसा है, कुछ बीच में बांग्लादेश है, मुझे पता है, वो वाला पोर्शन अपना बिगड़ गया। चलिए, तो अब गंगा नदी की यदि हम बात करें तो भैया ये यहाँ पर जो है ये हो गया नेपाल, उत्तर प्रदेश, और इधर कहीं से गंगा नदी जो है वो निकलती है, यूपी बिहार होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। अब इंडिया के एक ऐसे जगह से ट्रेवल करती है जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, जहां पर बहुत सारी चीजें, बात समझ में आ रही है। तो भाई सीधी सी बात है कि यदि प्रदूषण हो रहा है, देखो ये तो मैप बन गया, है ना। अब प्रदूषण यदि हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ध्यान से देखना। क्योंकि इसके किनारे स्थिर जितने भी शहर हैं, नगर हैं, इसमें इतना कचरा डालते हैं, इतना उत्सर्जित कचरा डालते हैं, इतना मल प्रवाहित करते हैं, और इसे उन्होंने नदी से एक नाले में परिवर्तित कर दिया है। और हमारे कारण किए गए जो क्रियाकलाप हैं, जैसे नहाना, कपड़े धोना, मृतव्यक्तियों की जो राख है, शव है, इन सबको बहाने के कारण क्या हो रहा है, और बहुत सारे उद्योगों के जो गंदा पानी है उसके कारण नदी पूरी किस तरीके से हो गई है, गंदी हो गई है, इतना ज्यादा प्रदूषण हो गया है। और इसमें कोलीफॉर्म जीवाणु उपस्थिति के कारण जल जो है उसको और ज्यादा क्या कर दिया, उसने प्रदूषित कर दिया है। क्योंकि ये जीवाणु खाता है भैया जो अधजली जो लाशें होती हैं उसको, बात समझ में आ रही है। तो इन सबके विषैले प्रभाव के कारण जल में जो मछलियां हैं वो मरने लगी हैं। मछलियां बेसिकली क्या करती है, जल को शुद्ध रखने का काम करती हैं, और इस तरीके से गंगा नदी पर बहुत ज्यादा हो चुका है प्रदूषण। बात समझ में आई। चलिए, तो भैया ये लघु उत्तरीय, इसलिए इसको अपने को इतना ही लिखना है। यदि दीर्घ उत्तरीय होता तो हम और भी पॉइंट्स का डिस्कशन करते। एक बढ़िया वाला आप स्क्रीनशॉट लेंगे और हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। कैसे कहा जा सकता है कि वन जो है वो जैव विविधता के विशिष्ट स्थल यानी कि हॉटस्पॉट है। बात समझ में, एक बार अपने से ट्राई कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं, बहुत मजा आएगा। हरिया। चलिए, तो अब आपने कहा होगा कि सर देखो 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 देखो, बहुत सिंपल सी कहानी है कि सबसे ज्यादा यदि हम विविधता की बात करें, जैव विविधता की यदि बात करें, राइट, क्योंकि जब हम बात करेंगे सजीवों की, जब हम बात किसकी करेंगे, सजीवों की बात करेंगे, राइट, तो इसमें दो प्रकार की चीजें आएंगी भैया। एक है पादप, राइट, पेड़ पौधे जिसको हम कहते हैं, और दूसरे जो है वो होंगे जीव और जंतु। क्या होंगे, तो दूसरे जो है वो हो जाएंगे जीव और जंतु। पहले तो हो जाएंगे पादप और दूसरे वाले हो जाएंगे जीव जंतु। अब ये दोनों ही चीजें जो हैं सबसे ज्यादा पाई जाती हैं कहां पर, वन पे। मतलब ये कि वनों में जीवाणु है, कवक है, फर्न है, पुष्पी पादप है, सूत्रकृमि है, कीट है, पक्षी है, सरीसृप है, ये सारी जो चीजें हैं ये कहां पर पाई जाती है, वन में पाई जाती है। इसका मतलब ये सीधी बात है कि जैव विविधता जितनी ज्यादा वनों में उतनी कहीं और नहीं है। तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि जो वन होते हैं बेसिकली वो जैव विविधता के लिए विशिष्ट यानी कि एकदम हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। बात समझ में आई। मतलब कि देखो जैव विविधता का एक आधार क्या है, उस क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न स्पीशीज की संख्या है। तो जितनी ज्यादा स्पीशीजों की, जितनी ज्यादा प्रजातियों की संख्या होगी, जितने ज्यादा अलग अलग प्रकार प्राणियों की संख्या होगी, राइट, उतना ज्यादा जैव विविधता पाई जाएगी। आपने कहा हाँ सर, बात बिल्कुल सही है। और उतनी ज्यादा यदि जैव विविधता पाई जाएगी तो हम पक्का कह सकते हैं कि वो जो भी जगह है वो क्या है, तो भैया हॉटस्पॉट। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर, खत्म हो गया खेल, ठीक है, नोट कर लीजिए। और वन जो है वो बेसिकली जैव विविधता को बनाए भी रखते हैं। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वनों को काटना नहीं है। उसके बाद वन जो है पर्यावरण में, पारिस्थितिक तंत्र में यदि हम बात करें तो भैया किसमें, खाद्य श्रृंखला में, सब चीजों का वन जो है वो संतुलन बनाए रखते हैं। तो हर प्रकार की जैव विविधता भी वहां पर कैसी रहती है, मेंटेन रहती है। पक्का है ये बात, बोलो यस सर। हम करेंगे अगले सवाल का स्वागत। क्या आप अपनी जीवन शैली में क्या परिवर्तन लाने चाहेंगे जिससे हमारे संसाधनों के संपोषण में प्रोत्साहन मिले? तो पहली बात तो वो 3R वाली बात तो फिक्स्ड हो गई। वो 3R वाली जो बात थी है ना, 3 विभिन्न प्रकार के जो आर हैं उस पर तो बात जो थी वो एकदम फिक्स्ड हो गई कि रिसाइकल अपने को करना है, रीयूज अपने को करना है, रिड्यूस अपने को करना है। रिसाइकल करना है, रीयूज करना है, रिड्यूस करना है, तो वो RRR वाली बात तो यहां पर खत्म हो गई। बात समझ में। साथ साथ में अपने को भैया क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, जीवाश्म ईंधन जो है जिसमें कोयला और पेट्रोलियम है, इसका कम से कम उपयोग करना है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? तो आप जीवाश्म को जलाइए, मतलब कोयले को भी आप जलाएंगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी।
आप यदि पेट्रोलियम को, डीजल को, कैरोसिन को, किसी को भी जलाते हो, राइट, तो भी भैया आपको कौन सी चीज मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगी। ये जो सारी गैसें होती हैं जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो इससे पर्यावरण को, सजीवों को बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है। बात समझ में आई? चलो दूसरा, यदि हम उनका उपयोग कम करेंगे, ठीक है, इनका उपयोग यदि हम कम करेंगे तो हमें बिजली भी बहुत ज्यादा नहीं बनानी पड़ेगी। मतलब ये कि आप बिजली का उपयोग यदि कम करेंगे, बात समझ में आई, तो आपको ये सब बचाया जो है, आप इनको बचा सकते हैं। जीवाश्म हमारे जो संसाधन है उनको हम बचा सकते हैं। साथ ही यदि हम वन संपदा को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो भाई सीधी सी बात है कि आपको जो है पेड़ों की कटाई कम से कम करनी पड़ेगी। कम से कम साल भर में एक पेड़ तो लगाया ही जा सकता है। ये सारे प्रयास करने पड़ेंगे। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए लिफ्ट का प्रयोग कम किया जाए, सीढ़ियों का प्रयोग करें, जल संरक्षण में जो है सहयोग देंगे। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसके माध्यम से हम अपने संसाधनों का संपोषित विकास कर सकते हैं, प्रबंधन जो है वो कर सकते हैं। आपने कहा ओके सर, बहुत बढ़िया, सही है, बढ़ेंगे आगे। बात हो रही है प्लास्टिक का पुनः चक्रण। प्लास्टिक बोले तो एक प्रकार का बहुलक, जिसमें पॉलीथीन आता है, जिसमें फाइबर आता है, जिसमें और भी चीजें आती हैं। बात हो रही है कि भैया प्लास्टिक का पुनः चक्रण किस प्रकार से होता है? क्या प्लास्टिक के पुनः चक्रण पर पर्यावरण का कोई समाघात होता है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, प्लास्टिक का यदि पुनः चक्रण नहीं हो रहा है, छोटा सा एग्जाम्पल, बात समझ में आई, किसी गार्डन में या जंगलों में लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, पिकनिक मनाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए परिवार और दोस्तों के साथ में। पर अब आजकल क्या हो गया ना कि डिस्पोजल चीजें जो हैं उसका चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मतलब नाश्ता, चाय, भोजन, पानी, बॉटल, ये 4-5 ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हम डिस्पोजल का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। अब आपने कहा सर ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है? भैया फर्क पड़ता है, यदि उसी डिस्पोजल को आपने वहीं फेंक दिया तो वो पूरे, बात समझ में आ रही है, वो जंगल के लिए बहुत ज्यादा कैसा है, खतरनाक है। कूड़ा धीरे धीरे जमा होता है। आप मानोगे नहीं, मतलब हिमालय जैसी जगह पर भी इतना सारा जो है इंसानों ने कूड़ा और प्लास्टिक और इतनी सारी चीजें जो हैं वो वहां पर जमा करके रखी हुई है कि जिससे प्रदूषण भी बढ़ रहा है और वहां की जो बर्फ है उसका नुकसान भी हो रहा है। बात समझ में आ गई? तो बहुत ध्यान से देखिएगा यदि हम प्लास्टिक के डिस्पोजल को उपयोग करते हैं, बात समझ में आई, तो सीधी सी बात है, हम यदि उसका पुनः चक्रण नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप जो है मिट्टी के चीजों का उपयोग करें। अभी देखो मिट्टी के कुल्हड़ मतलब फेमस है अभी इंडिया में। मतलब एक तो चाय पीने में मजा आता है और मस्त लगती है यार, मतलब धमाकेदार बिल्कुल। बात समझ में आई? तो मिट्टी के जो कुल्हड़ है, पेपर के जो डिस्पोजल कप और ग्लास आते हैं, यदि हम ये उपयोग करेंगे तो इन सब का क्या होता है, राइट, पुनः चक्रण हो सकता है आसानी से। बात समझ में आ रही है? और सोचो यदि मिट्टी के कुल्हड़ आप उपयोग करोगे तो हमारे देश के लोगों को कितना रोजगार भी मिल रहा है। क्लियर है कहानी? पर यदि हम प्लास्टिक का ज्यादा उपयोग करते हैं तो इसका पुनः चक्रण जो है वो आसान नहीं होता और इसका बार बार उपयोग करना, इसके जमाव पर्यावरण में अपेक्षाकृत कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। इससे पर्यावरण से प्लास्टिक समाप्त तो कभी नहीं हो पाता, पर इसका जमाव जो है वो कैसा हो सकता है, कम हो सकता है। खत्म तो प्लास्टिक कभी भी नहीं होने वाला। बात समझ में आ गई? खत्म जो है प्लास्टिक अब कभी भी नहीं होने वाला है, पक्का जी। पर यदि आप पुनः चक्रण करेंगे, भले ही प्रोसेस थोड़ी सी महंगी, पर इससे क्या होगा कि पर्यावरण में जो जमाव है वो कैसा हो जाएगा, तो भैया वो कम हो जाएगा। 2 प्रकार के प्लास्टिक होते हैं, एक वो जो दोबारा से किसी शेप में और वस्तु में ढाले जा सकते हैं, बात समझ में आ रही है, उसको हम पुनः चक्रण वाला प्लास्टिक कहते हैं। उसका उपयोग यदि हम ज्यादा करते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा इफेक्टिव है। आपने कहा ओके सर, बहुत बढ़िया, जितनी कोशिश करनी है। तो भैया अब सुनो, मतलब स्वाद का स्वाद और पर्यावरण की रक्षा। मिट्टी वाले कुल्हड़ आप सोच कर देखो, पहले के समय पर क्या होता था, बीमारियां बहुत कम हुआ करती थी लोगों में। मिट्टी के, कांसे के, तांबे के, इन सब बर्तनों में भोजन किए जाते थे। अब वही पिकनिक मनाने गए, निकाली प्लास्टिक की डिस्पोजल, डाला गरम गरम खाना उसमें, और वो जो प्लास्टिक है वो थोड़ा थोड़ा पिघल के खाने में मिक्स हो गया, हमने खाया, फिर हम बोलते कैंसर का है होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, प्लास्टिक का उपयोग अपने को कम से कम करना चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जल संग्रहण की पारंपरिक व्यवस्था, खाद्यान्न पद्धति का आपको जो है क्या करना है, रेखांकित चित्र बनाना है। देखो भैया यहां बारिश होगी, बोलो यस सर, यहां पर बारिश होगी, ठीक है। अब ये पूरा पानी बहकर जो है कहां चला जाएगा, तो भाई ये उधर चला जाएगा। एक समय बाद पूरा पानी बहकर कहां जाना है, नालियों से नदियों में, और नदियों से फिर कहां जाना है, तो भाई सीधी सी बात है समंदर में चला जाएगा। अब उतना पूरा शुद्ध पानी समंदर में यदि चला जाएगा
तो ग्राउंड वाटर लेवल एक समय पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अपने को करना कुछ नहीं है। खादिन का मतलब क्या होता है, तो बहुत सिंपल सी चीज है, अपन रोक लेते हैं पानी को इस तरीके की एक दीवार बना के, समतल एरिया जहां से बहुत ज्यादा पानी बह रहा होता है, तो ऐसी एक लंबी ऐसी दीवार बनाकर उस पानी को, एक टेम्परेरी डैम आप कह सकते हो, उससे हम पानी को क्या करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो खेतों की जलोढ़ मृदा है ना, ये बह के आगे नहीं जाती है, क्योंकि जितनी जलोढ़ और उपजाऊ मृदा बहकर आगे चली जाएगी, खेत उतने जल्दी क्या हो जाएंगे, बंजर हो जाएंगे। अब आपने यदि यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आपने ये स्टॉपेज लगा दिया, तो भैया ये वाला पूरा एरिया जो है, इस पर जल भी जमा हो जाएगा और मृदा जो है उसका अपघटन जो है वो कैसा हो जाएगा, और अपर्दन कैसा हो जाएगा, तो भाई कम हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये हमने यहाँ पर खादिन तो बना दिया। अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद अपने को ना डगवेल बनानी है। क्या बनानी है, तो डगवेल बनानी है। बोरवेल जैसी होती है, डगवेल में पानी अंदर जाता है, बोरवेल में अंदर भी जाता है और बाहर भी आता है। बात समझ में आई। तो आप यहाँ पर यदि डगवेल बनाएंगे तो इसका देखो ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, रिचार्ज हो रहा है ना। इसके कारण जो है जमीन का जल स्तर कैसा हो रहा है भाई, बढ़ रहा है। जमीन का भूमिगत जल जो है वो बढ़ रहा है। तो उसके कारण ऐसे डगवेल में जो है जल को आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। बात समझ में आ रही है। तो ये बड़ी अच्छी पद्धति है और इसको अपन लोग उपयोग में इंपॉर्टेंटली कहां पर उपयोग होता है, तो राजस्थान जैसी जगह पर जहां पर बहुत सारा रेगिस्तान है, वहां पर हम उपयोग करते हैं खाद्यान्न व्यवस्था का, जिससे हम जल को क्या कर सकते हैं, संग्रहण कर सकते हैं। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। आइए, बड़े बांध के विरोध में मुख्यतः किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखो भैया, बहुत सिंपल सी कहानी है। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि मैं कह रहा हूं यहां से पानी बह रहा है, दो पहाड़ों के बीच में हमेशा हम डैम बनाते हैं। दो पहाड़ों के बीच में हमेशा हम क्या बनाते हैं भाई, डैम बनाते हैं। अब ये पानी ने बहना शुरू 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 यहां से पानी बह रहा है। ओके जी, बहुत बढ़िया। इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़। अब हमने क्या किया, हमने ये यहां पर ऐसे डैम, एक दीवार ऐसे बना दी। ये लो, हमने ये लो ऐसे दीवार हमने बना दी, खत्म। हमने दीवार बना दी, दीवार हमने बना दी, दीवार हमने बना दी, बना दी, बना दी, बना दी। अब हमने पानी को रोकने की पूरी कोशिश की, पर बेसिकली क्या, अब ये भाई इतना आसान तो है नहीं। कितना सारा, जब आप यहां से पानी को रोकोगे तो जिस जगह से पानी आ रहा है वो उतनी, देखो उतनी स्पीड से नहीं आ पाएगा ना इस तरफ, वो जल भरा होता जाएगा, बहुत बड़े एरिया में जो है पानी भर जाएगा। मतलब ये कि इसमें क्या क्या जाएगा, बहुत ध्यान से देखेगा तो भैया इसमें जाएगी जमीन। डैम यदि यहां बनाओगे तो इसके पीछे वाला जितना एरिया है वहां की बहुत सारी जमीन जो है वो इसमें चली जाएगी। बहुत सारा जो जंगल है, वन है, वो इसमें चला जाएगा। बात समझ में आ रही है। पहली बात, क्योंकि नदी, ऐसी नदी जो दो पहाड़ों के बीच में से बह रही होती है, उस पर हम क्या करते हैं, डैम बनाते हैं, बांध बनाते हैं। आपने कहा ओके सर, तो वहां की जमीन चले गई, वहां का जंगल भी चला गया। बात समझ में। दूसरी बात यह कि आप पानी ज्यादा रोकोगे तो उधर वाला जो एरिया है वहां पर बाढ़ आ जाएगी, और ये वाले एरिया से तो आप नहर निकालने वाले हो। बोलो यस सर, सिंचाई के लिए, तो इसके आसपास के भी लोगों को विस्थापित करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि जब भी आप एक बड़ा डैम बनाते हैं बात समझ में आ रही है, तो उसका सबसे पहला जो इंपैक्ट पड़ता है वो स्थानीय निवासियों पे पड़ता है, उन्हें वहां से विस्थापित होना पड़ता है। ये पहली बात। दूसरी बात कि डैम बना रहे हो, हलवा तो है नहीं कि दोना देके लपक लिया। बात समझ में आ रही है। डैम बना रहे हो भैया, पैसा बहुत सारा क्या लगता है, पैसा बहुत सारा क्या लगता है, तो भैया पैसा लगता है। किसका पैसा, तो भाई आम आदमी का ही पैसा होता है वो। बात समझ में आई, जिसको हम टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देते हैं। सरकार जो पैसा यूज करती है बेसिकली वो किसका है, तो आम आदमी का, नागरिकों का पैसा है। तो जमीन लगती है, जंगल चला जाता है, पैसा लगता है, तो ये सब इसके नुकसान है। अब आप बोलोगे सर बनाना क्यों फिर डैम, तो भैया डैम अपने को इसलिए बनाना है ताकि पहली बात हम यहां टरबाइन लगाकर उसको घुमाकर बिजली बना सके, बिजली भी जरूरी है। और दूसरी बात ये कि देखो ये नदी हमेशा थोड़ी बहती रहेगी, एक समय बाद सूख जाएगी। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि नदी को एक जगह पर स्टोर कर लिया जाए, उसके पानी को डैम बना के, और जिस समय पर बारिश नहीं हो रही है उस समय पर नहर के माध्यम से राइट जो आसपास के खेत हैं वहां पर सिंचाई की जा सके। तो अब डैम जो है बनाना है तो भाई उसके फायदे भी हैं और क्या है, नुकसान भी है। बात अभी सिर्फ किसकी हो रही है, नुकसान की। ऐसे ही एक सवाल आपका फायदे को लेकर भी आ सकता है। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सामाजिक समस्याएं हैं। इसमें बड़ी संख्या में जो किसान और आदिवासी होते हैं, जो स्थानीय निवासी होते हैं, बात समझ में बोले यस सर, वो कैसे होते हैं, विस्थापित होते हैं और इन्हें मुआवजा भी नहीं मिल पाता प्रॉपरली। इन्हें जो है प्रॉपरली कई बार मुआवजा नहीं मिल पाता, ये पहली बात। दूसरी बात कि आर्थिक समस्याएं आती हैं, इसमें जनता का बहुत अधिक धन लगता है और उस अनुपात में लाभ जो है जरूरी नहीं है कि वो होगा।
बात समझ में? तीसरी बात है पर्यावरण की समस्या है, मतलब इसमें बड़े स्तर पर वनों का विनाश हो सकता है और जैव विविधता की क्षति होती है। क्लियर है कहानी? और सोचो ये तो भाई किसके बारे में थी? बड़े बांध के बारे में। चाइना ने डेवलपमेंट के नाम पे इतना बड़ा डैम बना लिया, अब बात समझ में आई कि उससे जो हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति है वो थोड़ी सी कम हो गई, जो कि हमारे पृथ्वी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप बेसिकली क्या कर रहे हो, एक जगह के द्रव्यमान को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हो। बात समझ में आई? तो उसमें अपन बहुत डीप में नहीं जाएंगे, पर आप सोच कर देखो बहुत बड़े स्तर पे आप यदि बहुत सारे पानी को रोक कर रखोगे तो उस पर्टिकुलर जमीन के नीचे जो प्रेशर होगा वो कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और छोटा मोटा नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो ये सारी चीजें हैं, इसको अपने को दिमाग के अंदर रखना है, यहीं से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है जी, चलिए 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 हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे, है ना? आ जाओ। यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारे कचरे जैव निम्नीकरण हो तो क्या इसका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? बहुत सिंपल सी कहानी है, यदि हमने जितना भी कचरा उत्पादित किया है इन सबका यदि जैव निम्नीकरण हो जाए, बात समझ में आई, तो भैया इससे अपशिष्ट पदार्थ जो है वो जमा ही नहीं होंगे। बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु कहेंगे कि यार जितना कचरा लाना है ला दो, हम सबको क्या कर देंगे? निम्नीकरण कर देंगे, सबका डिग्रेडेशन कर देंगे, सबको विघटित और अपघटित कर देंगे। बात समझ में आई? और ये सारे पदार्थ जो है अपघटित विघटित होकर वापस से पर्यावरण में चले जाएंगे। इससे हमारा पर्यावरण हमेशा कैसा रहेगा? स्वच्छ रहेगा। इसका एक बेसिक एग्जांपल हम लेते हैं। भैया एक तरफ है खाद और एक तरफ है उर्वरक। अब क्या होता है ना, उर्वरक जो है पेड़ पौधों की उत्पादन क्षमता तो बढ़ा देता है, फर्टिलाइजर जैसे हम कहते हैं, पर बेसिकली उसका नुकसान किसको है? उससे जो बनने वाली फसल है, जो भी फल हैं, फूल हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो देखने में तो बड़े हेल्दी लगते हैं मेकअप के साथ, पर अंदर से उनके अंदर की जो पोषक तत्व हैं वो कम हो जाते हैं, साथ में कई सारी बीमारियां लेकर जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, भैया उर्वरक जो होते हैं उसका निम्नीकरण जल्दी हो ही नहीं पाता। वहीं यदि आप खाद की बात करेंगे तो गोबर का आप सोचो, ये यहां से भैंस गई, ये बन गई भैंस, ये बन गया पहला पैर, ये बन गया दूसरा पैर, ये बन गया तीसरा पैर, ये बन गया चौथा पैर, और ये बन गई पूंछ। बहुत बढ़िया। इतनी शानदार भैंस जो है आपने कभी नहीं देखी होगी। अब यहां से भैंस इधर गई, भैंस जो है उसने यहां पर गोबर कर दी, चलो भैया बहुत बढ़िया। गोबर जो है आपका 8, 10, 15 दिन में पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाएगा, उसका पूरी तरीके से निम्नीकरण हो जाएगा। बात समझ में आई? पर वहीं के वहीं यदि यूरिया या डीएपी जैसे उर्वरक जो है वो जमीन में है, क्लियर, तो उसके कारण जो है वो जल्दी उनका निम्नीकरण नहीं होने वाला है। तो सीधी बात यह कि यदि हर चीज का निम्नीकरण हो जाए तो हमारा पर्यावरण जो है वो हमेशा कैसा रहेगा? स्वच्छ रहेगा। बात समझ में आई? बोला यस सर। ठीक है। एक्चुअली ये जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, विषाणु और जीवाणु होते हैं, इनका काम पता है क्या? पर्यावरण को एकदम क्लीन बनाए रखना। बात समझ में आई? तो ये बिल्कुल जो है साफ सफाई मेंटेन करके रखते हैं भैया। और साफ गंदगी कौन फैलाता है? इस दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंसान, यानी कि मनुष्य, है ना। चलिए, गंगा नदी पर बने ऊंचे टिहरी बांध से कौन कौन सी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई? आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में ये पहाड़ों के ऊपर से पत्थर गिरते हैं, धनाधन पत्थर गिरते हैं। बात समझ में आई? दूसरी बात है, कहीं पर बारिश बहुत तेज हो जाती है, बादल फट जाते हैं, कहीं पर बाढ़ आ जाती है। तो ये सिचुएशन हर साल आ रही है, क्योंकि आपने बेसिकली किया क्या? डेवलपमेंट के नाम पे बड़े बड़े बांध बनाकर आपने उस जगह की जो बेसमेंट है ना, मृदा के नीचे का जो बेसमेंट है, चट्टाने है ना, उनको ही हिला दिया। इससे क्या होता है कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। बात समझ में आई? तो ध्यान से देखना, देखो कौन से इसके नुकसान हुए। तो भाई टिहरी बांध को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसके हजारों लोगों का पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में क्या हुआ? विस्थापन हुआ। जैसा कि अभी हमने देखा था कि जो स्थानीय निवासी हैं उनका बेसिकली क्या होता है? विस्थापन हो जाता है। बात समझ में आई? अच्छा, उसके बाद पहले पहाड़ी क्षेत्र पे रहते थे, अब मैदानी क्षेत्र में रहने से उनकी जीवन शैली में परिवर्तन हुआ, तो उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ में यदि हम बात करें तो जो जल, एक्चुअली शुद्ध जल, लकड़ी और फल उन्हें आसानी से मिल जाता था, अब वो कठिनाइयों से मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? और कैसा मिल रहा है भैया? महंगा मिल रहा है। साथ ही यदि हम बात करें भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में होने के कारण बांध के टूटने का डर हमेशा बना रहता है, और बांध यदि टूट जाए तो भैया आसपास के क्षेत्र में भारी क्या हो सकती है? तबाही मच सकती है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। हम बढ़ेंगे आगे, आप लेंगे एक बढ़िया वाला स्क्रीनशॉट। चलो, तो आज की क्लास में मुझे बिल्कुल ऐसे गुरुजी वाली फील आ रही है। अपन विज्ञान कम और आज हम सामाजिक विज्ञान जो है उसके बारे में ज्यादा बात करें। ठीक है, चलिए।
पर्यावरण के संरक्षण के लिए आप कौन से उपाय जो हैं वो सुझाएंगे? तो भैया बहुत सिंपल सी चीज है कि वनों की प्राकृतिक छवि में मनुष्य का जो हस्तक्षेप है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है, जो कि नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये, हम इस हस्तक्षेप की वजह से प्रकृति और जो है पर्यावरण उसको बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। बात समझ में आई? तो हमें बेसिकली वन संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करना पड़ेगा जो कि पर्यावरण और विकास दोनों के हित में हो, और इस प्रकार के विकास को ही हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर यदि हम कहें तो भैया आपका संपोषित विकास। ठीक है, जब पर्यावरण और वन को संरक्षित किया जाए, उनके सुनियोजित उपयोग का लाभ स्थानीय निवासियों को मिलना चाहिए। इसके कारण ऐसा होगा कि जो स्थानीय निवासी हैं उनकी आजीविका भी बनी रहेगी। क्लियर? तीसरी बात ये, हमें प्रदूषण कम से कम करना चाहिए। चौथी बात ये, हमें प्लास्टिक की चीजों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। पांचवी बात ये कि हमें प्लास्टिक नहीं, हमें कपड़े और कागज की चीजों का उपयोग ज्यादा करना चाहिए, पर हमें ऐसे कागज का उपयोग ज्यादा करना चाहिए जो कि ऑलरेडी क्या होकर बनाया गया, भाई नवीनीकरण तरीके से बनाया गया। जैसे अब हमारी जो पुरानी पुस्तकें हैं, कॉपी है, उन सब से क्या बनाया जाता है, उस कागज को लुगदी बनाकर गलाकर जो है टोकरी बनाई जाती है। बस टोकरी को यदि आप उपयोग करोगे और किसी दिन वो टोकरी फूट भी गई, टूट भी गई, तो वो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं है। बात समझ रहे हैं? यस सर। तो ये सारी चीजें हैं, इसको अपने दिमाग के अंदर फिट कर लो, और बहुत सारी चीजें आप भी ऐड कर सकते हो, इसको आपको एग्जाम में लिखना 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 है। ठीक है जी, चलिए चिपको आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, कई बार पूछा गया है। तो देखो भैया, क्या कोई किसी पेड़ से इतना प्यार कर सकता है कि जब कोई उस पेड़ को काटने आए तो उससे आप एकदम लिपट जाइए, चिपक जाइए और उसको सामने वाले को काटने ना दिया जाए? बात समझ में आई? तो ऐसी ही कहानी जो है, ऐसी एक बात है, कहां पर हुई, तो हम बात करेंगे उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल। मतलब प्राकृतिक रूप से इतना सुंदर एरिया और इतना शानदार है। बात समझ में आई? तो बात कर रहे हैं हम लोग 1970 के दशक की, और इस समय पर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में, क्लियर है, इस समय पर क्या हुआ था, देखो अच्छा, ये ठेकेदार लोग रहते हैं, इनको कोई सेंसिटिविटी नहीं है वन और पेड़ से। इनको बस एक ही चीज चाहिए कि पेड़ काटेंगे, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है, और पैसे कमा लेंगे। बात समझ में आ रही? तो ऐसा नहीं होता है भैया, आपको सेंसिटिव बनना पड़ेगा। वन है तो हमें, तो ठेकेदार जो था बेसिकली उस दिन क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, वो जो पर्टिकुलर जगह है, गांव है, वहां के बहुत सारे पुरुष जो थे वो काम की खोज में, दूसरी चीजों के कारण उस दिन कम मात्रा में गांव में थे और काफी लोग बाहर चले गए थे। अब ठेकेदार ने दिमाग लगाया, बात समझ में आई, कि चलो जाकर अब पेड़ काटते हैं। तो भैया महिलाओं को आप कम नहीं समझ सकते, महिलाओं ने क्या किया, पेड़ से लिपट गई और उन्होंने कहा बिल्कुल पेड़ नहीं कटने देंगे। बात समझ में आई? तो इसलिए हम इसको कहते हैं चिपको आंदोलन। क्लियर है? और इसी पेड़ों के लिपटने के कारण भाई ठेकेदार उनको थोड़ी कुल्हाड़ी मारेगा यदि कोई इंसान लिपटा हुआ है तो। बात समझ में आ रही है? तो चिपको आंदोलन के कारण संरक्षण किया गया किसका? राइट 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 राइट, रक्षा की गई किसकी? वनों की। तो कहां? तो टिहरी गढ़वाल में। किसके नेतृत्व में हुआ? तो याद रहे, सुंदरलाल बहुगुणा। बात समझ में आ रही है? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो है वो किया गया चिपको आंदोलन। तो दो प्रकार की चीजें हैं जिसके बारे में आपको, एक तो राजस्थान की वो विश्नोई समाज वाली स्टोरी है, बात समझ में, और दूसरा चिपको आंदोलन है जहां से सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है जी, चलेंगे अगले सवाल की तरफ जो कि होने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग। ऊर्जा का संकट क्या है भैया? इससे हर एक देश जो है वो जूझ रहा है। ऊर्जा के जो प्रमुख स्रोत हैं वो है हमारे जीवाश्म ईंधन और कोयला, उसमें आते हैं जो कोयला हो गया, और क्या हो गया? तो भैया पेट्रोलियम हो गया। आपने कहा ओके सर। और पृथ्वी के अंदर इनकी जो मात्रा है वो कैसी है? सीमित है। इसलिए आप देखना कोयला और पेट्रोल जो है उसकी हमेशा से महंगाई बढ़ी रही है, उसकी जो कीमत है वो बढ़ी रही है। और एक बार जहां पेट्रोलियम महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, केरोसिन महंगा हुआ, तो बस फिर लगातार सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। बात समझ में आई? तो हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनका नियमित दोहन करते हैं, और हमने विकास के जो पैरामीटर बना रखे हैं, बात समझ में आई, वो बहुत गलत बना रखे हैं, और हम सब उसके क्या है? भागीदार है। कैसे हैं भाई? सीधी सी बात है, अब मैं कह रहा हूं भैया 50 लोगों को, ठीक है, अपने काम से ऑफिस जाना है एक ही जगह पर, 50 लोगों को 5 किलोमीटर ट्रेवल करना है, उदाहरण के लिए ले लें, ए जगह से 50 लोगों को बी जगह तक जाना है। किसी शहर में 50 लोगों को ए से बी तक जाना है, आपने कहा ओके गुरुजी बहुत बढ़िया, ए से कहां जाना है? तो भाई बी तक जाना है 50 लोगों को। अब ये 50 लोग यदि अपनी अपनी गाड़ी से जाएंगे, राइट, तो इससे भैया पोल्यूशन ज्यादा होगा। पर यदि ये 50 लोग जो हैं एक बस बनाकर जाएंगे तो पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि उतना ईंधन कम लगेगा।
तो प्रदूषण भी कम होगा। मतलब कुल मिलाकर बात ये कि आप यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं तो कितना मजा है ना। मतलब सब लोग जो है बस के अंदर बढ़िया मस्ती वस्ती करते हैं, अंताक्षरी खेलते हुए, बतियाते हुए, चुगली करते हुए बढ़िया अपने ऑफिस जा सकते हैं। कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है, सोचो आप। ईंधन भी बचेगा, प्रदूषण भी बचेगा। पर नहीं, हमको तो जो है नहीं, सेपरेट ही जाना है। हम सब आते हैं बेटा उसमें, हम सब आते हैं, हम सब भागीदार हैं। बात समझ में? आप लोग थोड़े कम हो क्योंकि अभी आप स्टूडेंट्स हो, हम सब जितने बड़े लोग हैं ना, बात समझ में आ रही है, सब इसमें भागीदार है। हम सब लोगों के कारण जो है, बात समझ में आई, ये पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है और दोहन बहुत ज्यादा होता है। बात समझ में आ रही है? तो भैया इनके जब भंडार ही सीमित हैं तो आप इसका असीमित उपयोग मत करो। एक बार समाप्त हो गए तो फिर क्या करोगे? फिर वही वाली कहानी, जंगलों में रहेंगे, पत्ते पहनेंगे, क्लियर है कहानी, और फिर लकड़ियों को जलाएंगे, तो फिर नुकसान है। इसलिए हमें जो है क्या करना है, हमें इनका बड़े ध्यान से, सुचारू रूप से, संपोषित तरीके से उपयोग करना है। नहीं तो ऊर्जा की कमी के कारण विकास जो है वो रुक जाएगा। और जितना हम बोल रहे हैं ना कि डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, एक दिन बाद कुछ एक ऐसा समय आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए कुछ होगा ही नहीं। अब आप बोलोगे सर इसका कुछ तो जुगाड़ निकालना पड़ेगा। अरे हाँ भैया ठीक है, सोलर पैनल यूज कर सकते हो, पवन ऊर्जा उपयोग कर सकते हो, न्यूक्लियर यानी कि नाभिकीय ऊर्जा भी उपयोग कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम इनके दोहन को कैसा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। और भैया इस तरीके से ये पार्ट 1 था जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों को, टॉपिक्स को और क्वेश्चंस को जो है डिस्कस किया और कॉन्सेप्ट्स को अपने प्रमस्तिष्क के अंदर सेट कर दिया। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। हम चलेंगे इसके सेकंड पार्ट की तरफ और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट, जिसमें हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आपको जाना पड़ेगा किसी भी सर्च इंजन पे और सर्च करना पड़ेगा आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसे आप लोग कहते हो मैग्नेट ब्रेन्स। इंग्लिश मीडियम वाले यदि आप हैं तो नर्सरी से लेकर 12वीं तक, हिंदी मीडियम वाले यदि आप हैं तो भैया 7वीं से लेकर 12वीं तक सब कुछ हाई क्वालिटी के साथ अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में आपको बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल है जिसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जितने सवाल आज हमने डिस्कस किए हैं वैसे तो इजी क्वेश्चंस थे, पर यदि कहीं पर कोई डाउट है तो सीधे आप कमेंट बॉक्स में आकर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। हम मिलने वाले अगली क्लास में। अगली क्लास में हम बहुत और भी इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप रिवीजन कीजिए, कोई डाउट आता है तो पूछिए और बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।